आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया के अंदर अगर पैसा ना होता तो हम बाजार में जाके चीजें कैसे खरीदते? मान के चलो आपको एक जीन्स चाहिए और आपके पास पड़े हैं 5 किलो आलू। क्या आप उन 5 किलो आलू से जाकर जीन्स खरीद सकते हो? क्या हो दुकानदार को उन 5 किलो आलू की जरूरत ही ना हो तो आप जीन्स नहीं खरीद पाओगे। क्या हो वो 5 किलो आलू में जीन्स आए ही ना, और अगर आपको सेविंग्स करनी हो तो क्या आप वो 5 किलो आलू 1 साल के लिए 2 साल के लिए अपनी तिजोरी में रख सकते हो? भैया 2 साल के अंदर तो आलू सड़ जाएंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी, तो यानी कि आपकी सेविंग खत्म। सर यही कुछ प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम के अंदर, जिस वजह से मनी का इन्वेंशन करा गया। और क्या मनी ने किस तरीके से बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व करा वो हम डिस्कस करेंगे इस बहुत ही बेहतरीन वन शॉट के अंदर, जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का मनी एंड बैंकिंग। तो प्लीज बच्चों इस वन शॉट को पूरा देखिए और जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वन शॉट आपको कैसा लगा। तो स्वागत है आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। बच्चों मैं विपुल अग्रवाल आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड अमेजिंग टॉपिक, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। एंड बच्चों मैं आपसे वादा करता हूं इस चैप्टर को ऐसा पढ़ाने वाला हूं ना कि आपके मनी एंड बैंकिंग रगों में चला जाएगा। ये चैप्टर ना एग्जाम में 6 नंबर का आता है और आपको मैं गारंटी देता हूं कि 6 में से 6 नंबर आपको डेफिनेटली इस चैप्टर से मिलने वाले हैं। बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन भी करेंगे, इसके अंदर हम लोग सारा एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से हम इसे पढ़ने वाले हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को। तो जैसे चैप्टर का नाम है मनी एंड बैंकिंग, तो डेफिनेटली ये चैप्टर आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड भी है। फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का मनी एंड सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का बैंकिंग। बहुत सारी किताबों में मनी एंड बैंकिंग एक वैसे यूनिट है एक, लेकिन बहुत सारी किताबों में अलग अलग चैप्टर भी तरीके से बना दिया गया है। और तो आप डाउट मत करना, ठीक है। तो किसी बच्चे क्लास में 2 चैप्टर होंगे, किसी बच्चे क्लास में सिंगल चैप्टर होगा, तो यहाँ पर मैं सिंगल वीडियो में ही ये दोनों टॉपिक खत्म करूंगा, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बेटा मनी समझने से पहले अगर हमने बार्टर सिस्टम नहीं समझा तो हमारी बेवकूफी होगी। क्यों? क्योंकि जो बार्टर सिस्टम की जो कमियां थी ना, उन कमी को पूरा करने के लिए मनी आया था। जैसे अगर हम बार्टर सिस्टम की बात करें, बार्टर सिस्टम के साथ जो प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स के साथ ही बच्चों मनी का इजाद करा गया था, मनी का आविष्कार करा गया था, मनी आया था। तो अगर मनी पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो विदाउट बार्टर सिस्टम पढ़ने मत बैठना बेटा, बार्टर सिस्टम करना ही करना है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगा कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बार्टर सिस्टम इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, तो बस लेकिन समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि जब तक बार्टर सिस्टम नहीं समझोगे तब तक आपको मनी समझ में नहीं आएगा। समझते हैं बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम या बार्टर एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल। देखो आज के टाइम पर हम ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं कि मान के चलो यहाँ पर विपुल है और इधर अर्पण सर है। विपुल शूज का बिजनेस करता है और अर्पण सर को शूज चाहिए। तो क्या होगा कि विपुल अर्पण सर को शूज दे देगा, ठीक है, सेल कर देगा, और बदले में अर्पण सर इसे क्या दे देंगे? मनी दे देंगे। मान के चलो अगर शूज 1000 रुपए के हैं तो अर्पण सर विपुल को 500 रुपए के 2 नोट दे देंगे। दैट इज कॉल्ड मनी। सिंपल ये ट्रांजैक्शन करते हैं। लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था सर? पुराने जमाने में मान के चलो यही 2 लोग हैं, विपुल और अर्पण। अर्पण को चाहिए शूज, विपुल को चाहिए राइस। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर अर्पण को राइस की जरूरत है और विपुल को शूज की विपुल को क्या बोलते हैं, विपुल को राइस की जरूरत है और अर्पण को शूज की जरूरत है, और अर्पण के पास राइस है, विपुल के पास शूज है, तो क्या करेंगे? विपुल यहाँ से शूज यहाँ पहुंचा देगा और अर्पण सर यहाँ से क्या पहुंचा देंगे? राइस पहुंचा देंगे। तो दिस इज कॉल्ड द गुड्स फॉर गुड्स। यानी कि जहां पर यहाँ पर क्या हुआ? गुड्स के बदले में, यानी कि जब शूज इधर गए, जब शूज इधर गए तो उसके बदले में मनी आया, यानी कि मनी एक्सचेंज करा गया, गुड्स के बदले में मनी एक्सचेंज हुआ। लेकिन पहले बार्टर सिस्टम में क्या होता था? गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करा जाता था, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता था इकोनॉमी के अंदर, और वो प्रॉब्लम हमें यहाँ पर समझने की बहुत जरूरत है। An economy where there is a direct barter of good या exchange of goods and services is called a barter economy या CC economy। C का मतलब यहाँ पर बोलते थे कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, ठीक है, कि जहां पर कमोडिटी के बदले में या गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करा जाता है। अब इसकी ना प्रॉब्लम थी लिमिटेशंस, और लिमिटेशंस ही मेन है, क्योंकि जब तक आप इसके लिमिटेशंस नहीं समझोगे ना तब तक आपको मनी का मतलब समझ में नहीं आएगा। लिमिटेशन क्या है? पहली बात, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। मेरे को एक बात बताओ, ऐसे अगर मैंने यहां पर बोला कि भाई विपुल को राइस चाहिए और अर्पण को शूज चाहिए,
ठीक है, अर्पण सर को क्या चाहिए, शूज चाहिए, और विपुल को क्या चाहिए, राइस चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या समझोगे, यहाँ पर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर ये दोनों आपस में ट्रांजैक्शन करेंगे तो इन ट्रांजैक्शन करने के लिए ध्यान रखना, विपुल सर के पास शूज अवेलेबल होने चाहिए और अर्पण सर के पास राइस अवेलेबल होने चाहिए। यानी कि अगर मैं अपने शूज लेकर अर्पण सर के पास जाऊंगा तो उनसे बदले में क्या लूंगा, राइस। तो ध्यान रखना, मेरे को राइस की नीड होनी चाहिए और अर्पण सर को शूज की नीड होनी चाहिए। यानी कि जो मेरे पास कमोडिटी है कि अगर मेरे पास शूज हैं और अर्पण सर के पास राइस हैं, अगर हम दोनों आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो मेरे को राइस की नीड होनी चाहिए और अर्पण सर को शूज की नीड होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। यानी कि मेरे पास जो गुड है सामने वाले को उसकी नीड होनी चाहिए और उसके पास जो गुड्स है वो उसकी नीड मेरे को होनी चाहिए। अगर अर्पण सर के पास राइस थे तो मेरे को राइस की नीड होनी चाहिए, अगर मेरे पास शूज है तो अर्पण सर को शूज की नीड होनी चाहिए। तभी बार्टर सिस्टम हो सकता है, और ये बहुत रेयर होगा। क्या होगा, बहुत रेयर होता है बच्चों, बहुत ज्यादा रेयर होता है। तभी तो आज के टाइम पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई हम बदले में क्या एक्सचेंज करें, यही तो प्रॉब्लम आती होगी। अगर मेरे को राइस चाहिए और मैं उससे राइस लेने गया, भैया राइस दे दो, राइस दे दो, है ना, वो कहेगा बदले में क्या दोगे, मैंने कहा शूज दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, मेरे को शूज की जरूरत ही नहीं है। तो उसने मेरे से शूज लेने को मना कर दिए, तो भैया मैं राइस भी नहीं ले पाया उससे। फिर मैं तीसरे बंदे के पास गया, भैया शूज दोगे, शूज, कह रहा नहीं शूज, क्या मैंने कि शूज दोगे, मुझे राइस चाहिए, कह रहा राइस ले जा बस शूज मेरे को नहीं चाहिए, कपड़ा हो तो कपड़ा दे जा। मैंने कहा नहीं है भाई साहब कपड़ा। तो डबल इंसिडेंट ऑफ वांट हो ही नहीं रहा है, मेरे पास जो आइटम है उसे नीड है ही नहीं किसी सामने वाले को। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। किसकी, जो बार्टर सिस्टम की थी, सबसे मेन प्रॉब्लम थी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, कि भैया कोइंसिडेंस ऑफ वांट था ही नहीं, और इसी वजह से ट्रांजैक्शन बहुत करना डिफिकल्ट हो चुका था। सेकंड था लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि सर आप किसी चीज की वैल्यू कैसे करोगे। जैसे आज के टाइम पर तो हमें बहुत आसान होता है कि जैसे मैंने बोल दिया कि एक शूज की वैल्यू 1,000 रुपए है, ये तो आज के टाइम पर मैंने बोल दिया। लेकिन यहाँ पर आप कैसे पता करोगे कि सर राइस की क्या वैल्यू है। अगर राइस को मैं शूज की कैटेगरी में रखूं तो मैं बोलूंगा भैया एक पेयर शूज के लिए 10 kg राइस चाहिए, आया ना, 10 kg राइस, एक पेयर शूज के लिए 10 kg राइस, यानी कि एक शूज की कीमत 10 किलो चावल के बराबर है, आया ना। अगर मैं बोलूंगा क्या बोलते हैं शूज की कीमत, अगर मैं शूज की कीमत बता रहा हूँ तो मैंने पहले बोला कि 10 किलो चावल चाहिए, मैंने बोला कि यार नहीं 5 किलो अगर दाल मिल जाती तो वो इस शूज के बराबर है। अगर मैं यहाँ पर ये भी तो बोल सकता हूँ कि भैया 10 मीटर कपड़े के बराबर एक शूज की कीमत है। और मैं अगर जाऊंगा तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि लेट सपोज 100 ग्राम्स क्या बोलते हैं गोल्ड के बराबर शूज की कीमत है। यानी कि हम शूज की जो कीमत है ना उसको मेजर ही नहीं कर पा रहे, शूज की वैल्यू को, जूतों की वैल्यू को मेजर ही नहीं कर पा रहे हम लोग कि भैया उनकी मेजरमेंट हम करें कैसे और किस फॉर्म में करें। कि भैया क्या क्या बोलते हैं, राइस के फॉर्म में करें, दाल के फॉर्म में करें, कपड़े के फॉर्म में करें, या सोने के फॉर्म में करें, किस फॉर्म में हम लोग करें शूज की कीमत, ये हमें नहीं पता, वी डोंट नो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो अगर मान के चलो मैं राइस लेने जाता हूँ और अगर सामने वाले के पास शूज है तो मैं पता कैसे करूंगा कि भाई मुझे कितना राइस इसे देना है और एक जोड़ी जूते लेने हैं। वी डोंट नो द वैल्यू, क्योंकि हजारों कमोडिटी थी, हजारों कमोडिटी का आपस में एक्सचेंज होता था। अब कैसे करेंगे भाई उसको एक्सचेंज, आप सोच के देखो। दैट इज द मेन प्रॉब्लम कि हम मेजरमेंट नहीं कर पाते थे कि हमारे पास जो कमोडिटी है उसका क्या मेजरमेंट है और किस फॉर्म में मेजर करें। उसे राइस की फॉर्म में भी कर सकते हैं, उसे कपड़े की फॉर्म में भी कर सकते हैं, सोने की फॉर्म में भी कर सकते हैं, चांदी की फॉर्म में भी कर सकते हैं, किस फॉर्म में उसे मेजर करें। थर्ड था लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है कि हम जैसे आज के टाइम पर फ्यूचर लाइबिलिटीज को एसेस कर पाते हैं कि हमें अगर आज के टाइम पर मैं कोई पैसा उधार ले रहा हूं तो फ्यूचर में मुझे उसे कब वापस करना है, ये मुझे पता होता है कि फ्यूचर में मेरे को 6% लगाकर वापस करना है। अगर आज मैं बैंक से 1 लाख रुपए ले रहा हूँ तो 1 साल बाद मुझे बैंक को 1,06,000 रुपए लौटाने हैं, 1,10,000 रुपए लौटाने हैं, ये मुझे पता होता है। पुराने जमाने में तो लोन, मगर मान के चलो लोन नहीं भी चलते थे, अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन चलती थी, तो अगर आज मैंने बोला कि भाई साहब तुझे शूज की जरूरत नहीं है लेकिन मुझे राइस की बहुत जरूरत है, तू एक काम कर चावल दे दे और मैं तेरे को फ्यूचर में जो है चावल जितना तूने मेरे वैल्यू ऑफ चावल दिया उतना मैं तेरे को वैल्यू प्रोवाइड करवा दूंगा कहीं से भी। तो जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती थी, उधार की जो ट्रांजैक्शन होती थी, उनकी फ्यूचर वैल्यू असेस करना बहुत डिफिकल्ट था। भैया आज मान के चलो एक जोड़ी जूते में 10 किलो चावल आते हैं, ठीक है, क्या फ्यूचर में भी यही होगा? फ्यूचर में मान के चलो ये नहीं हुआ तो
आप कैसे असेस करोगे? एक फिक्स्ड वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे? दैट इज द मेन प्रॉब्लम स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की। और लास्ट लास्ट में आता है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, कि अगर आज मैं अपने पास 1,000 रुपये अपने वॉलेट में रखूं और मैं 5 साल बाद उसको देखूं तो वो 1,000 की ही होंगे, वो उसकी वैल्यू 1,000 रुपये ही होगी, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर मेरे पास एक्सचेंज करने के लिए राइस है, कि मैं राइस एक्सचेंज करके अपने घर का सामान लेकर आता हूँ, तो क्या राइस मेरे पास 5 साल तक स्टोर में कर सकता हूँ? बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी कि वो खराब हो सकते हैं, है ना। कमोडिटीज खराब हो सकती हैं, पेरिशेबल होती हैं, लंबे समय तक आप उन्हें स्टोर करोगे खराब हो जाएंगी और आपके पास जो एक्सचेंज वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी। इन चारों प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बड़ी प्रॉब्लम थी कि भैया चारों प्रॉब्लम को सॉल्व करो तभी मार्केट के अंदर कुछ हो सकता है। और फिर इजाद हुआ मनी का, और मनी ये चारों प्रॉब्लम बेटा सॉल्व करता है, मनी ये चारों प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो अगर हम मनी को देखेंगे तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पहला कि सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी हमारे पास डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट होता है कि भैया अगर मेरे पास शूज हैं और सामने वाले के पास राइस हैं, अगर मुझे उसे ट्रांजैक्शन करनी है तो उसको शूज की नीड होनी चाहिए, मुझे राइस की नीड होनी चाहिए, तभी हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन मनी ने वो प्रॉब्लम दूर कर दी, क्योंकि मनी एक आई एक्सचेंज की तरह बनकर है कि अगर मेरे पास शूज हैं, ठीक है, और सामने वाले के पास पैसा है, तो जब मन चाहे वो शूज खरीद सकता है। मैं उसे शूज बेचूंगा, वो मुझे पैसा देगा, और पैसा देके मैं दुनिया के अंदर कोई भी कमोडिटी को एक्सचेंज कर सकता हूँ। आई एम टेलिंग अबाउट द कमोडिटी, मैं कमोडिटी को एक्सचेंज कर सकता हूँ। मेरे पास पैसा, मैं पैसा देके कोई भी कमोडिटी अपने पास खरीद सकता हूँ। मनी ने सबसे मेन प्रॉब्लम खत्म करी किसकी? डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स की। सेकंड जो प्रॉब्लम थी डेट इज मेजर ऑफ वैल्यू, जो मुझे समझ में आपसे बोल रहा था कि अगर राइस की कीमत मुझे शूज की कीमत राइस की फॉर्म में निकालूं, चांदी की फॉर्म में निकालूं, सोने की फॉर्म में निकालूं, कपड़े में निकालूं, किस फॉर्म में निकालूं, कितना कितना निकालूं, प्रॉब्लम होती है ना। अगर मेरे पास ये सुविधा आ जाए कि अगर मेरे पास शूज है और शूज की कीमत मुझे एक ही के साथ मुझे उसकी मेजर वैल्यू करनी पड़े, एक ही यूनिट में उसकी वैल्यू मेजर करनी पड़े, कि भैया मनी की फॉर्म में ही मुझे सारी चीज़ें वैल्यू करनी है कि इसकी कीमत 10,000 है, इस टी शर्ट की कीमत 500 रुपये है ना, इस जीन्स की कीमत 1,000 रुपये है, इस पेन की कीमत 500 रुपये है, चेयर की कीमत 2,000 रुपये है। तो मैं सारी की जो मेजरमेंट कर रहा हूँ सबका, वो किस फॉर्म में कर रहा हूँ? मनी की फॉर्म में। तो मनी ने हमें मेजरमेंट अलाउ करा। क्लियर है। थर्ड होता है स्टोर ऑफ वैल्यू, कि हम मनी को स्टोर भी कर सकते हैं, वो खराब नहीं होगा। तीसरी चीज होती है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, कि हम मनी हमें इनेबल करता है, हमें अलाउ करता है कि हम फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं, और फ्यूचर पेमेंट हम बता सकते हैं कि फ्यूचर में किसको कितना पेमेंट हमें करना है। क्लियर है। तो मनी ने ये हमारी चारों प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हैं। और यहाँ पर क्लियरली बोला गया है विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज, यानी कि कोई भी चीज अगर ये चारों चीजें पूरी कर रही है, डेट इज कंसिडर्ड एज मनी। कि आप उसे एज एन एक्सचेंज यूज कर सकते हो, वो आप उसे क्या बोलते हैं मेजर कर सकते हो, ठीक है, ऐसा मेजर यूज कर सकते हो। आप उसे क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट्स के लिए आप उसे यूज कर सकते हो, या आप उसे स्टोर कर सकते हो। अगर चारों चीज कोई भी कमोडिटी करती है, डेट इज कॉल्ड द मनी। क्या है? मनी है। अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि बच्चों ये मेरा एक मेट्रो कार्ड है, विल इट बी कंसिडर्ड एज अ मनी? ये मेट्रो कार्ड है, क्या ये मनी की तरह, क्या बच्चों ये मेट्रो कार्ड, रुको 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 रुको, हाँ ठीक है, क्या ये मेट्रो कार्ड मनी की तरह कंसीडर करा जाएगा? तो आपको यही चीज चेक करनी है कि चारों चीजें इनेबल है या नहीं है। क्या इज इट अ गुड मीडियम ऑफ एक्सचेंज? आंसर इज यस। कि जब भी मेट्रो में जाऊंगा इस कार्ड को मुझे लगाना है, और मेट्रो ये मानेगा कि मैंने उसके साथ एक्सचेंज कर लिया, कि वो मेट्रो सर्विसेज दे रहा है, उसके बदले में यहाँ से कुछ उसे पहुंच गया होगा। क्लियर है। क्या मेजर ऑफ वैल्यू, क्या हम मेजर वैल्यू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कि अगर मान के चलो मेरे को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाना है, या एक स्टेशन से अगर दूसरे स्टेशन पर जाना है तो कितना रुपया लगेगा, ये भी आराम से मेजर करा सकता है। तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर तो रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज मनी। क्लियर है। अब मनी की लीगल डेफिनेशन पढ़ते हैं कि भैया लीगली मनी को क्या बोला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, मनी इज व्हाट द लॉ सेज मनी, यानी कि कानून जिसको मनी बोल देगा वही मनी माना जाएगा। कानून ने तो एक कागज के टुकड़े को मनी बोल दिया, तो दैट इज कंसीडर्ड एज अ मनी। कानून ने तो इस प्लास्टिक के टुकड़े को मनी बोल दिया, तो दैट इज कंसीडर्ड एज अ मनी। तो कानून जिस चीज को मनी बोल देगा मनी माना जाएगा। अगर हम लोग देखेंगे 1,000 रुपया 500 रुपए के जो नोट हम लोग यूज करते हैं, डेट नोट इज कंसिस्ट ऑफ पेपर एंड कॉटन, वो कॉटन एंड पेपर से बनाए गए हैं। तो यार नॉर्मल कॉटन एंड पेपर से ऐसा कोई मैं नोट काट के बना दूं, तो क्या वो उसकी वैल्यू 500 रुपये हो जाएगी? आंसर इज नो, बिकॉज लॉ उस टुकड़े को मनी अलाउ नहीं करेगा।
तो अगर लॉ ने अपने कुछ स्पेशल टुकड़ों को मनी अलाउ कर दिया, दैट इज कंसिडर्ड एज अ मनी, वही मनी माना जाता है। क्या उस 500 रुपए के कागज के टुकड़े में 500 की वैल्यू है? क्या वो 500 रुपए के बराबर है? द आंसर इज नो। बट लॉ ने बोला, कानून ने बोला कि आप जब इस टुकड़े को किसी से एक्सचेंज करोगे तो 500 रुपए की वैल्यू एक्सचेंज कर रहे हो। हमने मान लिया, तो उसकी वैल्यू 500 रुपए है। क्लियर है? तो इस पे बोलेंगे तो दो तरीके के मनी आते हैं। एक आते हैं लीगल टेंडर मनी और एक आता है नॉन लीगल टेंडर मनी या फिर ऑप्शनल मनी। तो पढ़ते हैं पहले। तो लीगल टेंडर मनी क्या होता है? मनी विच कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट ऑफ डेट और अदर ऑब्लिगेशन इज टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी। यानी कि जिसको आप लीगली किसी भी कर्जे को चुकाने के लिए यूज कर सकते हो, कोई भी ट्रांजेक्शन्स के लिए कर सकते हो। दीज आर द लीगल टेंडर मनी, यानी कि जो लॉ अलाउ करता है आपको एक्सचेंज करने के लिए। A creditor is obliged by law to receive such money in the payment of debt. Legal tender money is of two kinds. और सुनो, जिस किसी को भी आप ये पैसा दे रहे हो वो आपसे चुपचाप पैसा ले जाना चाहिए, मना नहीं कर सकता। अगर आज के टाइम में मैं किसी दुकानदार को 100 रुपये बोलना, भाई 100 रुपये ले और सामान खिला दे, तो वो ये नहीं बोल सकता कि नहीं ये 100 रुपये मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा ये 100 रुपये। वो नहीं बोल सकता। उसने मना कर दिया वो मेरे 100 रुपये एक्सेप्ट करने से, तो मैं उस पर केस भी कर सकता हूँ। दिस इज कॉल्ड लीगल टेंडर मनी, यानी कि वो लॉफुली ऑब्लाइज्ड है, वो लॉ के द्वारा बंधित है कि उसे वो 100 रुपये एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। इंस्पायर्ड की 100 रुपये का नोट ठीक हो बेटा, नकली ना हो, फटाकटा ना हो, ठीक है। तो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी मतलब सर इन द फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर विच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज, वही कि हम कोई भी इससे क्या बोलते हैं लाइबिलिटी चुका सकते हैं। बियॉन्ड दिस लिमिट अ पर्सन में रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पेमेंट, यानी कि सर एक लिमिट तक, अप टू अ सर्टेन लिमिट। लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब ही हो गया कि ऐसा लीगल टेंडर मनी, ऐसा मनी जो भी हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिसे एक क्रेडिटर या कोई सामने जो एक्सेप्ट कर रहा है एक सर्टेन लिमिट तक ही मना नहीं कर सकता। जैसे मैंने बोला कि भाई एक काम करो यार, प्लीज यार ले लो ना, ले लो ना, रख लो ना 100 रुपये का नोट, तो वो मना नहीं कर सकता भाई, बिल्कुल मना नहीं कर सकता। लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक अगर वो मना कर रहा है कि भाई ठीक है 1000 रुपए तक मैं ले लूंगा लेकिन उसके बाद नहीं लूंगा, इन डेट केस क्या हो जाएगा, वो लिमिटेड लीगल टेंडर मनी हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे। उस लिमिट के बाद मना कर सकता है, नो एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट हिम, उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया सकता। जैसे कॉइनेज एक्ट, अगर कॉइन्स की हम लोग बात करें, अगर आप 1000 रुपए से ज्यादा के कॉइन किसी को दे रहे हो तो सामने वाला मना कर सकता है। ऑल्दो अगर मैं 10 रुपए के 2 कॉइन किसी को दे देता हूँ, 20 रुपए दे रहा हूँ, 10 के 2 कॉइन, मना नहीं कर सकता, उसे वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 2000 रुपए के सिक्के दे रहा हूँ तो वो मना कर सकता है, और उस केस में मैं उस पर लीगल एक्शन भी नहीं ले सकता। तो 1000 रुपए तक वो मना नहीं कर सकता। अगर मैं उसे कॉइन दूंगा लेकिन 1000 रुपए से ज्यादा के सिक्के दूंगा तो सामने वाला मना कर सकता है और मैं उसके ऊपर लीगल एक्शन नहीं ले सकता। लेकिन अगर मैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर की बात करूं तो यहाँ पे मैं कोई भी अमाउंट एक्सचेंज करूंगा, सामने वाला बंदा मना नहीं कर सकता, उसे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या एक्सचेंज होता है, पेपर नोट्स एक्सचेंज होता है। अगर आप पेपर नोट एक्सचेंज करो, सामने वाला मना कर रहा है यार नहीं लूंगा, खुले नहीं है, बात अलग है भाई, चेंज नहीं है या कुछ नहीं है, वो बेचारा कहाँ से लाएगा। पर अगर 20 रुपए का आइटम लिया, 20 का नोट दे रहे हो, मना कर रहा है, उस पर आप लीगल एक्शन ले सकते हो। 20 रुपए तक के सिक्के दे रहे हो तो आप उस पर लीगल एक्शन ले सकते हो। तो सिक्के के केस में 1000 रुपए तक आप पे कर सकते हो, और मना कर रहा है तो लीगल एक्शन ले लो। 1000 के ऊपर पे कर रहे हो, मना कर रहा है, तो आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते। पेपर नोट आप कितने भी अमाउंट के दो, एक्सेप्ट उसे करने ही पड़ेंगे, ठीक है। नॉन लीगल टेंडर मनी या ऑप्शनल मनी की बात करें कि जहां पर विच इज जनरली एक्सेप्टेड, मतलब एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, बट लीगली वन इज नाउ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट। लेकिन लीगली आप उसको सामने वाले को फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं तू लेगा, तूने नहीं लिए तो तेरे को मैं मानूं, मतलब क्या बोलते हैं, तेरे ऊपर मैं केस कर दूंगा, आप उसे ऐसा नहीं बोल सकते। इस मनी को एक्सेप्ट करना नहीं करना सामने वाले की मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल जो बैंकिंग टूल्स होते हैं, चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, या यूपीआई चलता है आज के टाइम पर। आपने देखा होगा बहुत सारी दुकानों पे आज के टाइम पर यूपीआई नहीं चल रहा, फोन पे पेटीएम वगैरह नहीं चल रहा, वो कहते हैं नहीं भाई हम नहीं चलाते, कैश दे दो। तो आप उस पर फिर लीगल एक्शन नहीं ले सकते। अरे तू यूपीआई नहीं चलाता, रुको अभी पुलिस को बुलाता हूँ, तू तो हिम्मत कैसे तू यूपीआई नहीं चलाता। दैट इज एन ऑप्शनल मनी, वो एक्सेप्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। लेकिन अगर वो आपका कैश लेने को मना कर रहा है, आप लीगल एक्शन लो। मैकडी में बीच में नोएडा में ऐसा हुआ था कि पता नहीं कौन से रेस्टोरेंट चेन ने ये बोल दिया था कि हम ना कैश नहीं लेंगे, हम सारा पेमेंट ऑनलाइन ही लेंगे। अब लाइन लगी, बच्चे बोल रहे हैं कि भाई ये तो गवर्नमेंट के दिया गया, नहीं हम नहीं लेंगे। एक्शन लिया गया, एक दिन के बाद वापस से कैश लेना स्टार्ट कर दिया। बात ही समझ में। चलो बैंक मनी की बात करें। बैंक मनी रेफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक। तो बैंक मनी वो डिमांड डिपॉजिट होता है जो कि कमर्शियल बैंक क्या करती है, क्रिएट करती है। क्लियर है? अभी हम पढ़ेंगे आगे क्या है कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक जिस डिपॉजिट को क्रिएट करती है, दैट इज कॉल्ड द बैंक मनी।
दीज डिपॉजिट आर रीपेबल बाय बैंक ऑन डिमांड। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी पैसा बैंक के अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो बैंक के लिए क्या है, डेट इज अ डिमांड डिपॉजिट। कि मान के चलो आज मैं 1 लाख रुपए बैंक के अंदर जमा कर रहा हूँ और मैं जब भी बैंक से डिमांड करूंगा कि 1 लाख रुपए मेरे को निकाले, बैंक को वो पैसा निकाल के मेरे को देना पड़ेगा। तो डेट फॉर बैंक डेट इज अ डिमांड डिपॉजिट, कि ऑन डिमांड पैसा वापस करना है। तो उस पैसे को बोला जाता है बैंक मनी, उसको बोला जाता है क्या, बैंक मनी। डिपॉजिटर जो होता है, जो पैसा डिपॉजिट करता है, वो चेक फैसिलिटी को यूज कर सकता है अपना पैसा निकालने के लिए, पेमेंट करने के लिए। इट मस्ट बी नोटेड दैट द बैंक इज अ नॉन लीगल टेंडर मनी और द ऑप्शनल मनी। ये नॉन लीगल टेंडर मनी या फिर ऑप्शनल मनी होता है कि अगर आप किसी को बैंक ट्रांसफर कर रहे हो और सामने वाले ने मना कर दिया कि मुझे बैंक में पैसा नहीं चाहिए, तो आप उस पर लीगल एक्शन नहीं ले सकते। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ मनी। तो मनी के दो फंक्शन होते हैं, पहला होता है प्राइमरी फंक्शन, सेकंड होता है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में जो मनी आता है दैट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ वैल्यू। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट इट कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कोई भी गुड्स खरीद रहे हो, कोई भी सर्विस खरीद रहे हो, तो गुड्स आपके पास आया, सर्विस आपके पास आया, बदले में कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा, बदले में आप मनी दे सकते हो। हर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कोई मना नहीं करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी का। मनी हैज अ क्वालिटी ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि जनरली से हर जगह पर एक्सेप्ट करा जाता है। सो ऑल द एक्सचेंज टेक प्लेस इन टर्म्स ऑफ मनी। सारे के सारे एक्सचेंज मनी के टर्म्स में ही होते हैं। आप कभी ऐसा होता है कि आप बराबर वाले अंकल की शॉप पे जा रहे हो, अंकल से बोलो अंकल एक पार्ले जी का बिस्कुट देना, और उन्हें आप एक कप चाय दियो कि मम्मी ने बना के भेजी है। तो बेटा वो आप चाय तो पी जाएंगे, साथ में पैसे भी लेकर जाएंगे आपसे, भाई पैसे तो देकर जा। क्यों? क्योंकि एवरी गुड्स एंड सर्विसेज जो कि आप एक्सचेंज कर रहे हो दैट इज एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी देना पड़ता है, आप तभी कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हो। पहले क्या होता था, जब मनी नहीं था हमें वापस से कोई गुड्स एंड सर्विसेज देना पड़ेगा, बट उसमें प्रॉब्लम ये होती थी, वही डबल इंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब नहीं, अब जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है इन टर्म्स ऑफ मनी होती है। क्लियर है? दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। कि डेट मनी वर्क्स एज अ कॉमन डिनोमिनेशन। कॉमन डिनोमिनेशन का मतलब है कि एवरी गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी। कि आप उसको वैल्यू उसकी फाइंड आउट कर सकते हो, उसकी आप वैल्यू मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी। डिनोमिनेशन का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ मनी इन विच ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस, जिसमें आप सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को एक्सप्रेस कर सकते हो, डिपिक्ट कर सकते हो। ठीक है? Next is secondary function. These refers to those functions of money which are supplementary to the primary functions, यानी कि supporting होते हैं। क्या होते हैं? supporting होते हैं। ये जो functions होते हैं ये primary functions को support करते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, की मनी आपको फ्यूचर पेमेंट्स को इनेबल कर देता है। कि मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मींस दैट मनी एज अ स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट विच आर मेड टू बी इन फ्यूचर। कि भैया अगर मैं आज 1 लाख रुपए बैंक से उधार ले रहा हूँ और मुझे बैंक को फ्यूचर में कितना चुकाना है, तो बैंक को मुझे कितना चुकाना है ये मैं आज डिसाइड कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे मनी की फॉर्म में चुकाना पड़ेगा। तो मनी मुझे ये भी इनेबल करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आज मैं 1 लाख ले रहा हूँ और उसे 1 साल तक यूज करूंगा और 1 लाख रुपए वापस करूंगा, तो काम नहीं चलेगा ना, मुझे कुछ ज्यादा ही पैसा वापस करना पड़ेगा। कितना पैसा वापस करना पड़ेगा? आज के 1 लाख की वैल्यू फ्यूचर में कितनी होगी, 1 साल बाद कितनी होगी, वो हम मनी की टर्म्स से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी वजह से मैं फ्यूचर पेमेंट को पे करने में भी ये इनेबल करता है, यानी कि अलाउ करता है। फिर होता है स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू मींस दैट मनी कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। अगर आज मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, मैं उसे स्टोर कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ, और 5 साल बाद उस 1 लाख रुपए से जाके कुछ खरीद सकता हूँ। तो परचेजिंग पावर मेरे पास आज है, लेकिन उस परचेजिंग पावर का यूज मैं 5 साल बाद कर रहा हूँ, तो मैंने परचेजिंग पावर आज से लेकर 5 साल के बाद फ्यूचर में ट्रांसफर कर दी। तो स्टोर ऑफ वैल्यू क्या करता है? आपकी जो परचेजिंग पावर होती है उसको ट्रांसफर करता है फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, और इससे आप अपनी वेल्थ भी स्टोर कर सकते हो, अपने एसेट भी स्टोर कर सकते हो। ऑल्दो वेल्थ कैन बी स्टोर्ड इन अदर फॉर्म्स ऑल्सो, कि वेल्थ जो है और भी फॉर्म्स में करी जा सकती है, जैसे आपका हो गया प्रॉपर्टीज हो गई, शेयर्स हो गए, इन सारी फॉर्म में करी जा सकती है। लेकिन स्टिल मनी सबसे इकोनॉमिकल है, सबसे सस्ता है और सबसे आसान भी है। क्लियर है? आप अपने वेल्थ है आप किसी में भी कर लो। आप क्या बोलते हैं, अपने कोई प्रॉपर्टी खरीद लो, जमीन खरीद लो, गोल्ड खरीद लो, सिल्वर खरीद लो, शेयर्स खरीद लो, बहुत सारे फॉर्म्स हैं आप जिसमें अपनी वेल्थ स्टोर कर सकते हो। बट मनी स्टिल कंसीडर्ड एज अ वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज, तभी तो लोग एफडीज करवाते हैं। ठीक है?
सर मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मनी सप्लाई इज अ टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो पब्लिक के पास होता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर मैं आज के टाइम पर बोलूं कि भारतीय जनता पर, इंडिया की जनता पर कितना पैसा अवेलेबल है, कितना मनी अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड द मनी सप्लाई। यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर पब्लिक कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी रखकर बैठी है, दैट इज कॉल्ड द मनी सप्लाई। दैट इज कॉल्ड द मनी सप्लाई। तो हम समझते हैं फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई, मतलब इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ओनली, कि पब्लिक के पास पैसा होना चाहिए। द टर्म पब्लिक सिग्निफाइज अ मनी यूजिंग सेक्टर, पब्लिक का मतलब यहाँ पे मनी यूजिंग सेक्टर है, जैसे इंडिविजुअल्स और बिजनेस फर्म्स। यानी कि अगर आज के टाइम पर मेरे पास, अगर आज के टाइम पर मैं यहाँ पर बात करूं कि मेरे पास कितना पैसा अवेलेबल है, चाहे वो पैसा बैंक में हो मेरे, चाहे वो पैसा मेरी जेब के अंदर रखा हो, तो वो क्या है, मनी सप्लाई का पार्ट है। और मेरे जैसे ऐसे सारे लोगों पर उनके पास कितना पैसा है, चाहे उनकी जेब में हो चाहे बैंकों में हो, दैट इज कॉल्ड द मनी सप्लाई। क्या है बच्चों? मनी सप्लाई। इट डज नॉट इंक्लूड द मनी क्रिएटिंग पार्ट, मनी क्रिएटिंग सेक्टर इसके अंदर नहीं आता, जैसे गवर्नमेंट हो गया या बैंकिंग सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर नहीं आती। यानी कि गवर्नमेंट पर या बैंकों पर कितना पैसा है वो पैसा मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन बिजनेसेस पर कितना पैसा है, आम जनता के पास कितना पैसा है, वो सारा पैसा जो है इंक्लूड करा जाएगा मनी सप्लाई के अंदर। और बिकॉज यहाँ पर हम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बात कर रहे हैं, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर बात कर रहे हैं, दैट इज वाई इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। तब ये क्या है? ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। देखो हम जब अकाउंट्स पढ़ते हैं तो हम उसमें निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो जब क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं, आपने ध्यान दिया होगा क्लोजिंग स्टॉक उस पर्टिकुलर मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं। मान के चलो आज 31 मार्च है और शाम को 6 बजे मैं अपनी दुकान बंद करने वाला हूँ, दुकान बढ़ाने वाला हूँ। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट टाइम पर मेरी दुकान में जितना माल रखा होगा, उस मोमेंट पर शटर बंद करते टाइम पर जितना माल की वैल्यू मेरी दुकान के अंदर होगी, डेट इज माई क्लोजिंग स्टॉक। और 1 अप्रैल को अगले दिन जब मैं दुकान खोलूंगा और मेरी दुकान में जितना भी माल रखा होगा, डेट इज कॉल्ड माई ओपनिंग स्टॉक। तभी आपने देखा होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अ ईयर इट्स सेम एज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, कि एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के ओपनिंग स्टॉक के बराबर होता है, क्योंकि बेटा दुकान बंद करी है फिर अगले दिन दुकान खोली तो स्टॉक तो चेंज नहीं हुआ होगा। तो हम जब भी स्टॉक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं वो एक पर्टिकुलर मूवमेंट के ऊपर होता है, एक टाइम के ऊपर होता है। ठीक है, कोई आगे का कोई पीछे का या कोई दो टाइम के बीच का टाइम नहीं होता, एक मूवमेंट होता है, एक पिन पॉइंट होता है। ठीक है, चलो मनी सप्लाई में क्या क्या चीजें आती हैं? करेंसी विद द पब्लिक, पब्लिक जो करेंसी अपने पास रख के बैठी है, जो मैंने बोला ना हमारे जो पैसा जेबों में है, लॉकरों में, मम्मी तो बड़ा पता नहीं कहाँ दुबका के रख देती हैं। इन कंट्रीज ऑफ द पेपर नोट, पेपर नोट्स आते हैं, कॉइन्स आते हैं जो कि पब्लिक ने हेल्ड कर रखे हैं, जो कि पब्लिक में हेल्ड कर रखे हैं। ये जो होता है सबसे लिक्विड ऑफ ऑल असेट, यानी कि ऑलरेडी कैश की फॉर्म में ही होता है, तो सबसे ज्यादा लिक्विड होता है और ये सारे फॉर्म्स होते हैं। डिमांड डिपॉजिट की बात करें, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक की बात करें, तो ये भी मनी सप्लाई का पार्ट है, जिसे हम बैंक मनी बोलते हैं। ठीक है, तो इट रिफर्स टू द डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक, यानी कमर्शियल बैंक ने जो अपना पैसा किसके पास रखा हुआ है, बैंकों के पास रखा हुआ है, ऑन डिमांड वाला, कि जब मन चाहे पब्लिक पैसा बैंक से निकाल सकती है। कि एफडी आरडी इसके अंदर आएंगे? आंसर इज नो, क्योंकि एफडी और आरडी डिमांड डिपॉजिट नहीं होते, वो एक फिक्स टर्म के लिए, यानी कि एक टाइम पीरियड के लिए, एक फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट करे जाते हैं, जब वो टाइम कंप्लीट होता है तभी वापस मिलते हैं, इस वजह से वो यहाँ पर नहीं आते। डिमांड डिपॉजिट आर द डिपॉजिट विच कैन बी एनकेश्ड, जिसे एनकेश आप कर सकते हो बाय चेक, यानी कि कैश में कन्वर्ट कर सकते हो चेक के थ्रू एट एनी टाइम, जब भी तब आपका मन करे। क्लियर है? तो ये करेंसी विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, ये दो चीज हैं जो आपकी मनी सप्लाई के अंदर आएंगी, ये कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई होते हैं। तो जो आपके पास करेंसी पड़ी हुई है, चाहे वो कॉइन्स की फॉर्म में है चाहे वो नोट्स की फॉर्म में है, वो भी मनी सप्लाई का पार्ट है। और जो आपने पैसा बैंकों में जमा कर रखा है, डिमांड, जो आप ऑन डिमांड बैंक से कैश निकाल सकते हो, तो क्या उसके अंदर एफडी आएंगी? आंसर इज नहीं, क्योंकि एफडी अगर 5 साल की करवाई है 5 साल बाद ही पैसा मिलेगा, डिमांड में पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। मिल जाता है बट उसके लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो एफडी इज नॉट अ डिमांड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट इज नॉट अ डिमांड डिपॉजिट। क्या सर करंट अकाउंट का पैसा डिमांड डिपॉजिट होता है? आंसर इज यस, क्योंकि जब मन चाहे तब उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या सर सेविंग्स बैंक के अकाउंट, सेविंग्स बैंक का पैसा डिमांड डिपॉजिट होता है? आंसर इज यस, क्योंकि जब आप चाहो उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। सो दीज आर द डिमांड डिपॉजिट, जो आप जब मन चाहो तब बैंक से बोल दो ला मेरा पैसा कैश में कन्वर्ट करके दे, तो वो भी क्या है? मनी सप्लाई का पार्ट है। वो भी क्या है बच्चों? मनी सप्लाई का पार्ट है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अगर मैं आपकी बात करूं
तो यही बस आपके सिलेबस में है M1। M1 के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा आ जाएगा आपसे सीबीएसई बोर्ड में। M2 से नहीं पूछेगा, M3 से नहीं पूछेगा, M4 से नहीं पूछेगा। M2, M3, M4, M2, M3, M4 पेपर में नहीं पूछा जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद करना है? M1 याद करना है। सर क्यों लेकर आया कि बस एक बार बता दूंगा शॉर्ट में, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मनी सप्लाई के 4 मेजर होते हैं आपके पेपर के लिए। कौन सा जरूरी है, कौन सा आएगा? M1 ही आएगा। वो आपके सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ M1 आपके सिलेबस में है। तो इट इज द फर्स्ट एंड द बेसिक फीचर ऑफ द मनी सप्लाई। तो M1 के अंदर क्या क्या आता है? M1 के अंदर करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक आते हैं, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक आते हैं, जो आपका पैसा कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट है वो आएगा। और अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई आता है। और कुछ पैसा आरबीआई के पास भी डिपॉजिट करा जाता है, ठीक है, वो पैसा भी इसके अंदर आता है। मतलब कुछ इन द फॉर्म्स ऑफ जो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं वो। तो 3 चीज आती हैं क्या? करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई। ये 3 चीजें सिर्फ और सिर्फ M1 में आती हैं। ये क्या है? इट इज द मोस्ट लिक्विड, मोस्ट लिक्विड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। M1 is the most liquid form of money supply as all its components are easily used as a medium of exchange, क्योंकि सारे के सारे components इसके as a medium of exchange यूज करे जाते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो सबसे आप पूछा जाए विच मेजर इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ द मनी सप्लाई, आपको आंसर देना है M1। इसके ऊपर MCQ आया है पास्ट में, ठीक है। तो मोस्ट लिक्विड होता है। M2 की बात करें तो ये थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि M1 में हम एक दो चीज और ऐड कर देंगे तो M2 बन जाएगा। क्या चीज ऐड करते हैं? तो M2 बनाने के लिए M1 में हम लोग सेविंग्स डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो आपको पता होगा पोस्ट ऑफिस, जिससे आप कोई चिट्ठी वगैरह इधर उधर भेजते हो, तो पोस्ट ऑफिस भी बैंकिंग वाला काम करती है। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस में अपना सेविंग्स बैंक अकाउंट खुलवाकर वहां पर डिपॉजिट करवाते हो, वहां अपना पैसा जमा करते हो, तो वो जो आएगा वो आपका M2 के अंदर आएगा। तो अगर M1 में आप सेविंग्स डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक भी ऐड कर दोगे तो M2 बन जाएगा। M3 जो होता है वो होता है कि M1 के अंदर आप नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। अब इसके अंदर आ गया आपका FD RDs। नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक आपका FD और RDs की, जिस पैसे को आप एक फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट करते हो, तो FD को करते हो, RD को करते हो, एक फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट करते हो। तो अगर आप बच्चों अगर आप M1 के अंदर, ध्यान रखना, M1 के अंदर नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक और ऐड कर दोगे, FD और RD का पैसा ऐड कर दोगे, तो आपका क्या बन जाएगा? M3 बन जाएगा। और M4 की बात करें तो M4 इज इक्वल टू M3, यानी कि M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इसमें नहीं आते हैं, ठीक है। तो M3 में अगर आप ऐड कर दोगे टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, तो अगर आप ध्यान से देखोगे सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ भी तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, यहाँ भी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, भैया यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेविंग डिपॉजिट था। तो अगर आप अपना छोटा छोटा पैसा करके पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहे हो, जिससे आप जब मन चाहे तब बाहर निकाल सकते हो, तो डेट इज कॉल्ड द सेविंग बैंक, सेविंग्स डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अगर आप पोस्ट डिपॉजिट जो आपका वो है, क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आप सेविंग्स बैंक भी कर रहे हो, पोस्ट ऑफिस मतलब जब मन चाहता पैसा निकाल सकते हो, वो डिपॉजिट कर रहे हो, RD कर रहे हो, FD कर रहे हो, तो इससे बोलते हैं टोटल डिपॉजिट, वो सारा का सारा इधर आएगा। तो जिस पैसे को आप निकाल सकते हो जब मन चाहता वो M2 में आएगा, और सारे के सारा पैसा जो आप पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कर रहे हो वो M3 में आएगा, बट उसके अंदर NSC इंक्लूडेड नहीं होता। बट ये आपके पेपर में नहीं आएगा M2, M3, M4, बट पढ़ा दिया है आपके पेपर में, सिर्फ और सिर्फ M1 आएगा। चलो फिर आता है नेक्स्ट हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी क्या होता है? जो कि RBI प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो RBI खुद से बनाता है और गवर्नमेंट बनाती है। तो उसमें 2 चीजें आती है, एक तो करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, क्योंकि देखो यहाँ पे बेसिकली जो मतलब दे रखा है वो मतलब है नोट छापना। कितने नोट छापे गए, डेट इज कॉल्ड द हाई पावर्ड मनी। सिंपल सीधी भाषा में बताऊं, जितने नोट छापे गए डेट इज कॉल्ड द हाई पावर्ड मनी। सिक्के कौन छापता है? गवर्नमेंट छापती है। नोट कौन छापता है? RBI छापती है। क्लियर है? तो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, तो जितनी पब्लिक के पास करेंसी है, नोट है, सिक्के हैं, दैट इज कॉल्ड द हाई पावर्ड मनी। और कैश रिजर्व विद द बैंक, तो देखो बैंकों को भी ना अभी हम पढ़ेंगे, अभी बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके बाद ही जब स्टार्ट होगा, उसके अंदर भी ना बैंकों को अपने पास एक रिजर्व रखना पड़ता है, पैसे को इकट्ठा करके रखना पड़ता है, और वो पैसा जो है कैश की फॉर्म में रखा जाता है, या तो नोट की फॉर्म में या कॉइन्स की फॉर्म में, उसे बोलते हैं कैश रिजर्व। यानी कि जब बैंक के पास हम डिपॉजिट करते हैं, मान के चलो मैं बैंक के पास 5 लाख रुपए देकर आया कि भाई 5 लाख रुपए पकड़ो, तो 5 लाख रुपए में से बैंक मान के चलो 20%, यानी कि 1 लाख रुपए पैसा, 1 लाख रुपए के नोट अलग रख देगी, तो बैंक के पास डिपॉजिट ही रहेगा एज अ रिजर्व।
बैंक उसे इकट्ठा करेगी, उसे फ्यूचर के लिए इकट्ठा करके रखेगी, अपने पास रिजर्व की तरह रखेगी। क्यों रखेगी, बात करेंगे। तो जो पैसा बैंक अपने पास ऐसा रिजर्व की तरह रखती है, वो भी तो छपा हुआ नोट है, वो भी तो वही नोट है जो आरबीआई और गवर्नमेंट ने छापा है, तो वो भी इसके अंदर आता है। तो हाई पावर्ड मनी इंपॉर्टेंट है अगेन एग्जाम पर्सपेक्टिव से। दो चीजें आती हैं, एक आता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक और एक आता है कैश रिजर्व विद द बैंक। मनी और हाई पावर्ड मनी में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से देखो। मनी कंसिस्ट ऑफ द करेंसी एंड द डिमांड डिपॉजिट, वाई हाई पावर्ड मनी कंसिस्ट ऑफ द करेंसी एंड द कैश रिजर्व विद द बैंक। तो देखो, मनी के अंदर करेंसी भी आती है, मनी के अंदर करेंसी आती है, हाई पावर्ड मनी के अंदर भी करेंसी आती है, बट मनी के अंदर करेंसी के अलावा डिमांड डिपॉजिट्स भी आता है। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट भी आता है, कितना पैसा हमने बैंक में जमा करके रखा हुआ है। लेकिन हाई पावर्ड मनी के अंदर करेंसी नहीं आता, कैश रिजर्व आता है। तो हाई पावर्ड मनी फोकस करता है कितना नोट छापा गया, कितना नोट छापा गया। और मनी क्या बोलता है कि भैया क्या बोलता है, कितना नोट जो है बैंकिंग सिस्टम में है, कितना पैसा बैंकिंग सिस्टम में है और लोगों के जेबों में पड़ा है। द थिंग इज, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर बैंक में भी तो वही पैसा होगा जो हमने डिपॉजिट करा है। आंसर इज नो। यही तो बहुत बड़ी पहेली है जो हमें अगले चैप्टर में सुलझानी है, बहुत बड़ी पहेली है बेटा। ऐसा नहीं है, डिमांड डिपॉजिट्स इस पैसे से बहुत ज्यादा होता है। बैंक में अगर आज मैं 1 लाख रुपए जमा कर रहा हूँ ना, बैंक उस 1 लाख रुपए का 5 लाख रुपए बना देता है। आपको पता है कैसे बनाता है, अभी सीखेंगे मनी क्रिएशन, अभी सीखेंगे मनी क्रिएशन। तो बैंक जो है 1 लाख रुपए के कैश को 5 लाख रुपए का डिमांड डिपॉजिट बना के दिखा देगा। तो इस तरह से डिमांड डिपॉजिट जो होता है ना, कैश रिजर्व से हमेशा ज्यादा होता है। तो जो बात है कि हाई पावर्ड मनी में क्या आएगा, करेंसी आएगी और कैश रिजर्व आएंगे, और क्या आएगा मनी में, क्या आएगा, करेंसी आएगी और डिमांड डिपॉजिट आएंगे। तो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम, जो बताया, ओनली डिफरेंस इज मनी इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट ऑफ द बैंक एंड हाई पावर्ड मनी इंक्लूड्स कैश रिजर्व विद द बैंक्स। क्लियर है, हो गया बच्चों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो, सर मनी एकदम दिमाग में आ गया बेटा। लिख दो बेटा मनी ओपी, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो हैशटैग मनी ओपी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए बच्चों हैशटैग मनी ओपी, जल्दी लिख दीजिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। और अब बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बैंकिंग के साथ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, आपको समझना पड़ेगा कि बैंक्स होते हैं आपके, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो बैंक्स आपके दो तरीके के होते हैं, डेट इज कॉल्ड कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक, एंड सेकंड होता है आपका सेंट्रल बैंक। तो अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया के अंदर अगर हम कमर्शियल बैंक की बात करें तो वो होती है हमारी एसबीआई हो गई, आईसीआईसीआई हो गई, एचडीएफसी हो गई। ठीक है, अगर हम इंडिया की सेंट्रल बैंक की बात करें, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे हम शॉर्ट में आरबीआई भी बोलते हैं। अब सर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से अलग क्यों है? जिस बैंक के साथ हमारी कॉमन पब्लिक डील करती है, हम लोग डील करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कमर्शियल बैंक। और सेंट्रल बैंक डील जिससे करती है वो गवर्नमेंट से डील करती है और कमर्शियल बैंक से डील करती है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सेंट्रल बैंक जो है ये पापा बैंक है और कमर्शियल बैंक जो है सारे बेटा बैंक है, तो पापा बेटा बैंक है, आप इस तरीके से भी बोल सकते हो। तो कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है? देखो, कमर्शियल बैंक बेसिकली इसका जो मेन काम होता है वो क्या है कि कमर्शियल बैंक पब्लिक को, मान के चलो ये पब्लिक है, फिर ये आगे फिर से पब्लिक है और बीच में एक कमर्शियल बैंक है, बीच में एक कमर्शियल बैंक है। तो कमर्शियल बैंक क्या करेगी, कमर्शियल बैंक पब्लिक से ही डिपॉजिट लेगी, यानी कि जो पैसा पब्लिक जमा करती है उस पैसे को ही कमर्शियल बैंक आगे पब्लिक को लोन की तरह दे देती है। ये काम है कमर्शियल बैंक का। यानी कि कमर्शियल बैंक हम ही लोगों से पैसा लेगी, हम लोग अपना पैसा कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट करेंगे और कमर्शियल बैंक उसी पैसे को उठा के आगे लोगों को लोन दे देगी। ये कमर्शियल बैंक का मेन काम होता है। तो अगर मैं यहाँ पे मान के चलूं कि कमर्शियल बैंक के पास किसी ने 1 करोड़ रुपए डिपॉजिट करे, लेट सपोज, और कमर्शियल डिपॉजिट करे और उसको मिलते हैं 6% पूरे साल में, और कमर्शियल बैंक ने उस 1 करोड़ रुपए को उठाकर आगे दे दिया कितने पर, 12% की ब्याज पर। तो यहाँ पर आपको समझना ये बहुत जरूरी है कि इस पर जो कमर्शियल बैंक का एक्सपेंस आएगा, यानी कि जो ब्याज का खर्चा आएगा कमर्शियल बैंक के ऊपर, वो आएगा 6 लाख का, कि पूरे साल में कमर्शियल बैंक को 6 लाख रुपए की ब्याज देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो कमर्शियल बैंक की इनकम होगी ब्याज की, वो ब्याज की इनकम कमर्शियल बैंक की 12 लाख रुपए होगी। कितनी होगी? 12 लाख।
तो कमर्शियल बैंक ने 12 लाख कमा के 6 लाख अगर खर्चा कर दिया तो कमर्शियल बैंक का जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 6 लाख हुआ। ये जो कोई भी बैंक इंडिया में काम करेगा जनरल पब्लिक के साथ, दैट इज कॉल्ड द कमर्शियल बैंक। अगर आप डेफिनेशन भी देखोगे, कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। पहला काम क्या करती है, वो आम जनता से पैसा लेती है, एक्सेप्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, चाहे वो सेविंग्स में हो, एफडीज में हो, आरडीज में हो, करंट अकाउंट में हो, कैसे भी हो। एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट, और आगे लोन की तरह दे देगी या फिर आगे कहीं पैसा इन्वेस्ट भी कर सकती है, यानी कि उसी पैसे को यूज करके वो आगे कहीं और से पैसा कमाएगी। तो जो उसने पैसा कमाया आगे से, उसमें से वो ब्याज माइनस करके उसका क्या निकल आता है, प्रॉफिट निकल आता है, विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। आई होप क्लियर है। तो कमर्शियल बैंक के कौन से तो इंपॉर्टेंट काम है, पहला काम है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, की वो पब्लिक से पैसा डिपॉजिट करवाती है, चाहे सेविंग्स अकाउंट में हो, फिक्स अकाउंट फिक्स डिपॉजिट में हो, रिकरिंग डिपॉजिट में हो या करंट अकाउंट में हो, पब्लिक से पैसा क्या करवाती है, डिपॉजिट करवाती है। और यहाँ पे पब्लिक का मतलब है नॉन मनी क्रिएटिंग सेक्टर, कहने का मतलब हम आम जनता, इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी पब्लिक का ही पार्ट है। और उस पैसे को आगे या तो लोन में दे देगी या इन्वेस्टमेंट में दे देगी। ये दो इंपॉर्टेंट काम करती है कमर्शियल बैंक। तो अगर हम फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक की बात करें तो इनके दो फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शंस होता है प्राइमरी फंक्शंस, पहला फंक्शन होता है सर प्राइमरी फंक्शन, एंड सेकंड जो फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी, देखो प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है सर मेन फंक्शन। मेन फंक्शन कमर्शियल बैंक का मेन फंक्शन कौन सा है, जिस काम को करने की वजह से वो कमर्शियल बैंक मानी जाती है, दिस इज कॉल्ड द मेन फंक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक बनी। और सेकेंडरी फंक्शन का मतलब है सपोर्टिंग फंक्शन, कि साथ में ये काम भी कमर्शियल बैंक कर लेती है। तो कमर्शियल बैंक प्राइमरी फंक्शन की वजह से होती है, सेकेंडरी फंक्शन की वजह से नहीं होती। तो अगर हम प्राइमरी फंक्शन को देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी फंक्शन, दैट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी कि पब्लिक से पैसा लेना, और दूसरा होता है लोन पब्लिक को देना। देखिए करके देखते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक, दे एक्सेप्ट डिपॉजिट इन सीरियल फॉर्म्स। वो डिपॉजिट बहुत अलग अलग तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, जैसे करंट अकाउंट डिपॉजिट करते हैं। आपको पता है करंट अकाउंट वो डिपॉजिट होता है जो कि रिपेबल होता है, बैंक उसे ऑन डिमांड पैसा वापस कर देती है। करंट अकाउंट जनरली बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता है। बिजनेस पर्पस के लिए अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, डेली बहुत सारा पैसा आएगा, डेली बहुत सारा पैसा जाएगा, तो उसके लिए करंट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो करंट अकाउंट में कितना भी पैसा सही, अगर आपने बैंक को बोला मुझे ये पैसे, मान के चलो आपके अकाउंट में 10 करोड़ पड़े हैं, बैंक से बोला 2 करोड़ रुपए कैश चाहिए, बैंक आपको वो पैसा ऑन डिमांड वापस करके देगी। सेकंड होता है फिक्स डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट। तो इसके अंदर जो पैसा डिपॉजिट करा जाता है वो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए करा जाता है, लमसम अमाउंट। मान के चलो मैंने 10 लाख रुपए की एफडी करवा दी 4 साल के लिए, यानी कि सर मैंने 10 लाख रुपए 4 साल के लिए डिपॉजिट कर दिए, 10 लाख रुपए मुझे 4 साल के बाद ही वापस करे जाएंगे। फिर आता है सेविंग्स डिपॉजिट। सेविंग्स डिपॉजिट को आप मतलब नॉर्मल अकाउंट होता है जो हम लोग अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ओपन करवाते हैं, जिसमें हम अपना पैसा थोड़ा थोड़ा करके डिपॉजिट करते रहते हैं, और जब हम मन चाहे पैसा हम चेक फैसिलिटी से विड्रॉ भी कर सकते हैं। इस पैसे पर थोड़ी रेस्ट्रिक्शन होती हैं, डिपॉजिट करने पर नहीं, विड्रॉ करने पर, विड्रॉज पे रेस्ट्रिक्शंस होती हैं सेविंग्स बैंक अकाउंट पे। ठीक है, तो 3 तरीके के यहाँ पर आप डिपॉजिट करवा सकते हो पैसा। जब आगे लोन दिया जाता है तो सर जो पैसा बैंक के पास आया तो बैंक उस पैसे को खाली नहीं होने देती कि भैया पैसा आया पैसे को पड़ा हुआ है, नहीं। बैंक को, जब बैंक उस पैसे पे ब्याज दे रही है तो बैंक का भी काम है कि उस पैसे पर ब्याज कमाना है, और जितना बैंक पैसे पर ब्याज कमाएगी उसी ब्याज में से बैंक पीछे वाले लोगों को जिनसे पैसा लिया था उनको ब्याज देगी। ये बैंक का मेन बिजनेस होता है। ठीक है, सो आफ्टर कीपिंग द कैश रिजर्व द बैलेंस इज गिवन टू द नीडी बोरोवर्स एंड इंटरेस्ट इज चार्ज फ्रॉम देम। तो सर वो पैसे, जो पैसा मांग के चलो बैंक ने 1 करोड़ रुपया डिपॉजिट लिया, उस 1 करोड़ रुपए में से कुछ बैंक पैसा रिजर्व की तरह अपने पास रखेगी, अपने पास पैसा कुछ अलग कर देगी फॉर द फ्यूचर कंटिजेंसी, फॉर द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। मांग के चलो 1 करोड़ में से 10 लाख रुपए बैंक ने अलग कर दिया, और बैंक बचा हुआ 90 लाख रुपए जो है आगे लोन की तरह दे देगी उन लोगों को जिनको लोन की जरूरत है, नीडी बोरोवर्स, विच इज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक, और यही बैंक की मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है। तो बैंक कौन कौन से लोन देती है, कैश क्रेडिट देती है। कि कैश क्रेडिट रेफर्स टू द लोन गिवन टू द बोरोवर अगेंस्ट इज करंट एसेट, वो करंट एसेट के अगेंस्ट में दिया जाता है, जैसे शेयर्स के अगेंस्ट में लोन दे दिया, आपके पास इन्वेंट्री है उसके अगेंस्ट में दे दिया, आपके पास कोई डिबेंचर्स पड़े हैं उसके अगेंस्ट में दे दिया। यहाँ पर क्या होता है कि एक क्रेडिट लिमिट सैंक्शन कर दी जाती है। जैसे आप बैंक के पास गए, आपने बोला मुझे कैश क्रेडिट चाहिए, बैंक ने बोला बिल्कुल मिलेगा, कितने का चाहिए, मैंने बोला सर 50 लाख का चाहिए,
बैंक को जो सिक्योरिटी चाहिए थी, मेरे स्टॉक चाहिए थे, शेयर चाहिए थे या इन्वेंट्री चाहिए थी, उस पर बैंक ने मेरे को 50 लाख रुपए दे दिए। यहाँ पे 50 लाख रुपए बैंक मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं करेगा, यहाँ पे 50 लाख रुपए बैंक मुझे कैश नहीं देगा, मुझे 50 लाख की लिमिट दे देगा। अब उस 50 लाख की लिमिट में से मैं जितना पैसा इस्तेमाल करूंगा उतने ही पैसे पर मुझे ब्याज पे करनी पड़ेगी। अगर मैंने 50 लाख में से 10 लाख रुपए यूज करे तो मुझे 10 लाख पे ब्याज देनी है, मैंने 20 लाख यूज करे 20 लाख ब्याज देनी है, पूरे 50 लाख यूज कर लिए तो 50 लाख पे ब्याज देनी है। सर 50 लाख यूज करके अगर मैंने 25 लाख वापस कर दिए तो बचे हुए 25 लाख पे ब्याज देनी है। ठीक है, तो जितना पैसा यूज करोगे आपको उतने पैसे भी ब्याज देनी है। और क्रेडिट लिमिटेड सेंक्शन, क्रेडिट लिमिट सेंक्शन कर दी जाती है और अकाउंट में आपके पैसा आ जाता है। बट द थिंग इज कि जो बोरोवर कितना भी अमाउंट निकाल सकता है क्रेडिट लिमिट से अंदर अंदर, और इंटरेस्ट उसी अमाउंट पे चार्ज होगी जो कि एक्चुअली विड्रॉ करा गया है, पूरे अमाउंट पे चार्ज नहीं होता। डिमांड लोन होते हैं, ये लोन बैंक देती है जो कि बैंक आपसे ऑन डिमांड वापस भी ले सकती है। बैंक ने आपको लोन दिया और बैंक ने आपसे ऑन डिमांड पैसा वापस भी ले लिया कि जब हम बोल देंगे आपको 3 दिन के अंदर पैसा वापस करना पड़ेगा। और इस पे जो ब्याज देनी पड़ती है लोगों को वो पूरे के पूरे सम पे देनी पड़ती है। अगर आपने 1 लाख रुपए का डिमांड लोन लिया है तो आपको 1 लाख रुपए पे ही ब्याज देनी पड़ेगी, चाहे आपने वो पैसा यूज करा हो चाहे आपने वो पैसा यूज ना करा हो। थर्ड होता है शॉर्ट टर्म लोन्स। ये लोन जनरली 3 साल तक के लिए लिए जाते हैं, है ना, और इसमें पर्सनल लोन टाइप होते हैं और कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी इसमें रखनी पड़ती है। चाहे आप गाड़ी रख दीजिए, चाहे आप घर के कागज रख दीजिए, कोई ना कोई आपको चीजें गिरवी रखनी पड़ती हैं। और इसके अंदर भी ध्यान से सुनना, आपको जो ब्याज देनी पड़ती है वो पूरे के पूरे लोन के अमाउंट पे देनी पड़ती है, चाहे आप इसमें से पैसा यूज करो चाहे इसमें से पैसा आप यूज ना करो। सेकेंडरी फंक्शन की बात करें कि सपोर्टिंग फंक्शन कौन से होते हैं, तो सर डिपॉजिट लेने के बाद और लोन देने के बाद बैंक के कुछ और काम भी बैंक करती है जिसके थ्रू बैंक पैसा कमाती है। इसमें से पहला काम होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की, बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी देती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जनरली करंट अकाउंट पर दिया जाता है, उन अकाउंट पर जो बिजनेसमैन यूज करते हैं। इसका एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान के चलो मेरे अकाउंट में बैंक ने 5 लाख रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी। ठीक है, बैंक ने मेरे को अकाउंट में 5 लाख रुपए की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी। तो सर मेरे अकाउंट में जितना बैलेंस होगा मैं उस बैलेंस के बाद 5 लाख रुपए तक और ओवर ड्रॉ कर सकता हूँ, विड्रॉ नहीं ओवर ड्रॉ। तो अगर मान के चलो मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, है ना, मेरे पास बैलेंस है बैंक में 1 लाख और मैंने बैंक से जो विड्रॉ कर लिया पैसा, वो विड्रॉ कर लिया मैंने मान के चलो 5 लाख रुपए। इसका मतलब क्या सर, 1 लाख बैलेंस होने के बाद आपने 5 लाख कैसे विड्रॉ करा? तो यार 1 लाख तो जो मेरा खुद का पैसा था मैंने वो विड्रॉ कर लिया और बाकी का 4 लाख जो आया वो आया ओवरड्राफ्ट। तो आपका जो ब्याज लगेगा वो उसी अमाउंट पे लगेगा जितना आपने ओवरड्राफ्ट करा है। ऑल्दो आपके पास 5 लाख की लिमिट थी, लेकिन अगर आपने 4 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट करा है तो 4 लाख रुपए पे ही आपको ब्याज देनी पड़ेगी। क्लियर है? तो कस्टमर इज अलाउड टू ओवरड्रॉ, यानी कि अपनी बैलेंस से ज्यादा पैसा वो विड्रॉ कर सकता है अपने करंट अकाउंट से अप टू एन एग्रीड लिमिट। तो हमारे वाले एग्जांपल में लिमिट 5 लाख थी। दिस फैसिलिटी इज जनरली गिवन टू द रेस्पेक्टेबल एंड रिलायबल कस्टमर। हर किसी को नहीं मिलती, भरोसे वाले कस्टमर को मिलती है ना। सो कस्टमर को उसी इंटरेस्ट अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करनी पड़ती है जितना अमाउंट उन्होंने ओवरड्रॉ करा है, एक्स्ट्रा निकाला है। सेकंड है सर डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। इसको समझ के देखते हैं डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज को। लेट सपोज मैं विपुल हूं, मैंने अंबानी जी को मान के चलो रबर बेची है, रॉ मटेरियल बेचा है, या फिर चलो मान के चलो मैंने अंबानी जी को रबर बेची है, रॉ मटेरियल बेचा है कितने का, 10 करोड़ का। अंबानी जी ने बोला विपुल भाई साहब पैसा मिलेगा आपको 3 महीने बाद, पैसा मिलेगा आपको 3 मंथ्स बाद। मैं अंबानी जी से बोलता हूँ अंबानी जी कोई बात नहीं 3 महीने बाद पैसा दे देना, एक काम करते हैं इस 3 महीने की उधारी का ना एक बिल बना लेते हैं, मतलब हम कुछ नहीं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप मेरे को ना एक बिल बना कर दे दो जिसमें आप लिख देना कि हाँ मैंने विपुल से 10 करोड़ रुपए का माल लिया है और उस 10 करोड़ रुपए जो है मैं विपुल को अगले 3 महीने में वापस कर दूंगा। अंबानी जी ने साइन करके दे दिया, विपुल के पास ये डॉक्यूमेंट आ गया, विपुल के पास ये डॉक्यूमेंट है। तो सर विपुल के लिए डॉक्यूमेंट एक एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि विपुल के पास ये प्रूफ है, अंबानी जी का दिया हुआ क्या प्रूफ है कि विपुल ने अंबानी जी को 10 करोड़ के माल बेचा था जिसके बदले में 10 करोड़ रुपए आएंगे विपुल के पास अगले 3 महीने में। तो ये डॉक्यूमेंट विपुल के लिए क्या है, एक एसेट है, क्योंकि जब ये डॉक्यूमेंट अंबानी जी के पास विपुल लेके जाएगा अंबानी जी अब इसे तभी पैसे वापस करेंगे। क्लियर है? अब विपुल क्या करेगा, विपुल क्या करेगा, 3 महीने तक कौन इंतजार करेगा। विपुल इस डॉक्यूमेंट को लेकर गया एसबीआई के पास, एसबीआई से बोला देख अंबानी जी से 10 करोड़ रुपए आने हैं 3 महीने बाद, अब पैसे आएंगे 3 महीने बाद, एसबीआई
तू मुझे आज ही पैसा दे दे। तो एसबीआई कुछ पैसे काट कर, मान के चलो 10 करोड़ में से एसबीआई कहता है ले 9 करोड़ 90 लाख रुपए तू मेरे से अभी ले जा और भूल जा। अब एसबीआई ने 9 करोड़ 90 लाख रुपए विपुल को दे दिए। विपुल को 3 महीने की बजाय कुछ पैसे कटकर विपुल को आज ही पैसे मिल गए, 10 लाख रुपए कटके 9 करोड़ 99% पैसे विपुल को आज ही मिल गए। और एसबीआई 3 महीने बाद किससे पैसा ले लेगा? अंबानी जी से पैसा ले लेगा। तो सबके लिए विन विन सिचुएशन हो गई। अंबानी जी को पैसा 3 महीने बाद ही पे करना पड़ा, चाहे उसने बैंक को करा चाहे उसने विपुल को करा। विपुल को पैसा हैंड टू हैंड चाहिए था, थोड़ा सा नुकसान करके विपुल ने पैसा अभी ले लिया, है ना। कायदे में देखा जाए तो विपुल को फायदा ही हुआ। और एसबीआई को इनकम हो गई 10 लाख की, एसबीआई की 10 लाख की इनकम भी हो गई। क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो सबके लिए एक विन विन सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गई, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। तो यही है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इट रिफर्स टू द फैसिलिटी इन विच अ होल्डर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो होल्डर कौन था यहाँ पे? विपुल था। कि विपुल के पास जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड, उसने बैंक से जाके वो बिल डिस्काउंट करवा लिया। इस प्रोसेस को डिस्काउंटिंग बोलते हैं, जब बैंक के पास जाकर आप उस बिल का पैसा लिया हो मैच्योरिटी से पहले। मैच्योर जो होना था वो 3 महीने बाद होना था, आज ही पैसा ले लिया। आफ्टर डिडक्टिंग द कमीशन बैंक पेज द बिल ऑन द होल्डर। सर कमीशन ने, बैंक ने अपना 10 लाख का कमीशन काटा और बाकी का पैसा होल्डर को दे दिया। मैच्योरिटी 3 महीने बाद जब डेट आएगी तो बैंक अपना पैसा जो है उस पार्टी से ले लेगी जिसने बिल एक्सेप्ट करा था। बिल एक्सेप्ट करा था अंबानी जी ने, 3 महीने बाद पार्टी बैंक जो है अंबानी जी से पैसा ले लेगी। थर्ड है एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन का बैंक मतलब होता है कि बैंक ना एज एन एजेंट भी काम करता है, मतलब बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पर भी काम करता है। अल्टीमेटली वो काम होते हैं कस्टमर के, लेकिन बैंक उन काम को कस्टमर के बिहाफ पर भी पूरा कर देता है। जैसे ट्रांसफर ऑफ फंड, बैंक क्या करता है? बैंक कस्टमर के बिहाफ पे मनी ट्रांसफर कर देता है। मान के चलो मेरे को पैसा भेजना है यहाँ से आदित्य के पास, आदित्य मेरे से 300 किलोमीटर दूर रहता है। लेट सपोज आदित्य रहता है कानपुर में। अब आदित्य को यार, अगर यार मुझे कानपुर पैसा भेजना हो, मैं यहाँ जाऊंगा आदित्य को पैसा दूंगा। अब मैं बैंक से बोलता हूँ बैंक एक काम कर, 3 लाख का चेक काट के दे रहा हूँ, ये 3 लाख रुपए जो है आदित्य के अकाउंट में भेज दे, ये उसका अकाउंट नंबर, ये सब है उसका डिटेल। तो मैंने बस बैंक को बोल दिया और बैंक को चेक काट के दे दिया। बैंक क्या करेगी? मेरे अकाउंट में से 3 लाख रुपए निकाल कर आदित्य के अकाउंट में 3 लाख रुपए दे देगी। एक्चुअल में काम किसका था? मेरा। करा किसने? बैंक ने। तो मेरे बिहाफ पे ही तो करा, बैंक मेरा एजेंट ही तो हुआ। दिस इज कॉल्ड द एजेंसी फंक्शन। सेकंड है कलेक्शन ऑफ पेमेंट एंड कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। बैंक मेरे बिहाफ पर मेरे बहुत सारे पैसे कलेक्ट भी करती है। मेरे बॉस अगर मेरे को बोले विपुल आज 1 तारीख है आकर अपनी सैलरी कलेक्ट कर लेना, ऐसा जनरली नहीं होता। क्यों? बैंक में मेरा पैसा ऑलरेडी आ जाता है। तो मेरे बॉस जो हैं वो पेमेंट करते हैं जब सैलरी की, तो अपनी बैंक को बोल देते हैं इस दिन इतने पैसे उठा के इस मार्जिन के अकाउंट में डाल देना, और मेरा बैंक मेरे ब्याह पर जाकर उस पैसे को कलेक्ट कर लेता है। तो बैंक मेरे लिए शेड्यूल पेमेंट भी कर देता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग पेमेंट। यानी कि हम बैंक को बता देते हैं कि जैसे इस डेट पर इतना पेमेंट होता है, चुपचाप उठाकर कर देना। कि मैं 10 तारीख को अपने बच्चे की स्कूल की फीस जमा करता हूँ, इतने रुपए जाती है, बैंक उठा के 10 तारीख को बच्चे की स्कूल की फीस अपने आप जमा कर देगा। बैंक बिजली का बिल अपने आप जमा कर देगा, ठीक है, ईएमआई अपने आप पे कर देगा, सब काम अपने आप पे कर देगा, अपने बस अकाउंट में पैसे होने चाहिए। तो बैंक मेरे व्याप पर ये सारा पेमेंट अपने आप कर देगा, और बैंक मेरे व्याप पर मेरी बहुत सारी पेमेंट कलेक्ट भी करता है, मेरी सैलरी कलेक्ट करता है, डिविडेंड कलेक्ट करता है, इंटरेस्ट कलेक्ट करता है। ये सारे काम भी बैंक मेरे व्याप पर करता है। Purchase and sale of the foreign exchange. Some commercial bank are authorized by the central bank to deal in the foreign exchange. They buy and sell foreign exchange on behalf of their customer and help in promoting international trade. और ये क्या करते हैं? हमें अगर मान के चलो मुझे इंटरनेशनल ट्रेड करनी है, मुझे इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए जो मुझे फॉरेन एक्सचेंज की नीड होगी, यानी कि मुझे दूसरी देश की करेंसी की जो नीड होगी, वो बैंक मेरे लिए खरीदेगा और बैंक मेरे लिए बेचेगा भी। ठीक है। परचेज एंड सेल ऑफ द सिक्योरिटी, बैंक ऐसा ब्रोकर भी काम करता है। तो मान के चलो मैं बैंक से बोल दूंगा बैंक, मैंने बोला अपनी बैंक एचडीएफसी को, बैंक रिलायंस के जल्दी 10 शेयर खरीदे पर पैसे, तो बैंक स्टॉक मार्केट में जाएगा, मेरे लिए रिलायंस के 10 शेयर खरीद के ले आएगा। जो ग्रो करते हैं, जो जीरोधा काम करता है, वो बैंक भी काम करते हैं, बैंक भी अपने स्टॉक ब्रोकिंग फर्म चला रहे हैं। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, बैंक हमें इनकम टैक्स की मैटर भी बताता है कि कहाँ पर टैक्स बच जाता है, कहाँ नहीं बच सकता। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, बैंक एक ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर की तरह भी काम करता है। मान के चलो मैं बहुत जब बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं मान के चलो 70-80 साल का हो जाऊंगा, मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी किस दिन खत्म हो जाएगी, और मुझे अपनी प्रॉपर्टी का विभाजन करना अपने बेटों में, यानी कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करनी है अपने बेटों में। तो मैं क्या करूंगा? एक विल लिख के चला जाऊंगा। विल मतलब एक जायदाद, एक वसीयत बनाकर चला जाऊंगा कि कौन सी चीज किस बेटे को मिलेगी, लेकिन कौन सी चीज किस बेटे के नाम होगी वो मेरे मरने के बाद ही होगा। तो सर इस बात का मैं किस पे ट्रस्ट करूं?
कि मेरे मरने के बाद जिस चीज को मैंने बोला बैंक उस चीज को मेरे बेटे तक पहुंचा देगी। मान के चलो मैंने बोला कि मेरे मुंबई वाला 150 करोड़ रुपए का घर मेरे सबसे बड़े बेटे के पास जाना है, तो कौन करेगा, किस पे ट्रस्ट करूं? किसी ऐसे वैसे इंसान को बोला तो वो ले जाकर अपने पास रख लेगा। कौन इंसान जो है 150 करोड़ रुपए का फ्लैट मेरे बड़े बेटे को देगा? दैट इज कॉल्ड द बैंक। तो बैंक एक ट्रस्टी की तरह भी काम करता है, जो आपकी विल को एग्जीक्यूट करवाता है। तो जैसे ही मेरा एंड होगा, मेरी वसीयत को ले जाकर बैंक मेरे बच्चों के सामने देगा, तुम्हारे नाम पर ये, तुम्हारे नाम पर ये, तुम्हारे नाम पर ये, और उनके नाम पर चीजें पहुंच जाएंगी। ठीक है। फिर होता है लेटर ऑफ रेफरेंस। लेटर ऑफ रेफरेंस होता है कि भैया ये आपकी इकोनॉमिक पोजीशन भी बताने के काम करता है टू द ट्रेडर्स एंड प्रोवाइड द सिमिलर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रेडर्स टू देयर कस्टमर। मान के चलो मैं मार्केट में बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे एक आदित्य के साथ, जो कानपुर में रहता है, उसके साथ मुझे डील करनी है। ठीक है। मुझे डर ये है कि मैंने आदित्य को माल बेचा तो आदित्य मेरा पेमेंट नहीं करेगा, या आदित्य के पास मेरे पेमेंट अटकने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आदित्य की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, ये मार्केट में अफवाह चल रही है। मैं अपने बैंक के पास गया, बैंक के पास जाके बोला आदित्य है यार कस्टमर, यार पता नहीं कैसा है, पता नहीं सही इन्फॉर्मेशन देगा नहीं देगा, तू थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेकर बता। तो बैंक मेरे को आदित्य से परमिशन लेकर एक जनरल इन्फॉर्मेशन भी उसके रिगार्डिंग प्रोवाइड करवा देगा कि इसका धंधा बढ़िया चल रहा है, बेकार चल रहा है, क्योंकि बैंकों को पता होता है। क्लियर है? चलो। फिर बैंक करता है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। उसके अलावा भी बैंक कुछ जनरल काम करता है, जैसे लॉकर फैसिलिटी, जहाँ पर आप अपने कीमती सामान रख सकते हो और बैंक उसका थोड़ा सा आपसे पैसा लेता है। ट्रैवलर्स चेक अब इरेलीवेंट है, पहले बहुत होता था, क्योंकि पहले मांग के चलो अभी यूपीआई वगैरह नहीं था, आपको कहीं दूर जाना है और आपको पैसा कैश मांगे, चलो मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए जापान, अब जापान मुझे 2 लाख रुपए कैश तो लेके जाऊंगा नहीं, तो मैं ट्रैवलर्स चेक बनवा के लेके जाता था। तो 2 लाख रुपए मैंने यहाँ इंडिया की बैंक में जमा करे, बैंक वालों ने चेक दिया, मैं जापान गया, जापान की बैंक में मैंने चेक दिया और वहां से मुझे 2 लाख रुपए के 2 लाख रुपए की वैल्यू के मुझे जापानीज करेंसी मिल गई, येन मिल गया। अब मैं पूरा घूम सकता हूँ। तो पहले काम होता था, अब नहीं होता, बट स्टिल बैंक के काम करता है। बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट देता है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट इंटरनेशनल ट्रेड में काम आता है। हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था कि लेट सपोज कि मैं किसी से मान के चलो मैं किसी को गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ से गुड्स यूरोपियन जर्मनी भेजना चाह रहा हूँ, जर्मनी में कोई इंपोर्टर है, मैं उससे बोलूंगा भाई लेटर ऑफ क्रेडिट बना के भेज। तो लेटर ऑफ क्रेडिट से क्या होगा, अगर उस इंसान ने अपनी बैंक से लेटर ऑफ क्रेडिट बना के भेज दिया तो उसकी बैंक ये गारंटी ले ली कि इस इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन एकदम बढ़िया है, तुम इसे माल बेच सकते हो। अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज, बैंक जो है सिक्योरिटीज को भी अंडर राइट करता है। मतलब हमें ये चीज पता है कि जब भी आईपीओ मार्केट में निकलता है तो कम से कम 90% शेयर मार्केट में बिक जाने चाहिए। अगर किसी कंपनी के 90% शेयर मार्केट में नहीं बिके, यानी कि कंपनी 10,000 शेयर मार्केट में बेचने आई और उसके 9,000 शेयर बिक गए, तो कोई बात ही नहीं है। अगर 9,000 शेयर तक नहीं बिके तो इन दैट केस बचे कुछ शेयर बैंक खरीद सकता है ताकि पूरे 90% हो जाए, जिससे आईपीओ सक्सेसफुल हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द अंडर राइटिंग। तो अगर किसी बैंक किसी कंपनी के ऐसे करके शेयर खरीद रहा है, किसी अंडर राइटर बन के शेयर खरीद रहा है, तो इस केस में बैंक जब उस कंपनी में भरोसा दिखा रहा है तो पब्लिक भी उस कंपनी में भरोसा दिखाती है। तो बैंक एक अंडर राइटर की तरह भी काम करता है। कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बैंक मार्केट डिटेल्स आपको बताता है, ट्रेड की मतलब क्या इंपोर्ट है, क्या एक्सपोर्ट है, क्या रेट चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, इससे रिलेटेड बैंक आपको डेटा भी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट देखते हैं मनी क्रिएशन, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सर बैंक जो है मनी क्रिएट कैसे करता है, और इस टॉपिक को समझने से पहले आपको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे मेन हम एक चीज से स्टार्ट करते हैं सर। क्या पहली चीज ये कि अगर मान के चलो मैं कोई खर्चा कर रहा हूं, तो मेरा खर्चा किसी और के लिए क्या है, इनकम है। मेरा खर्चा किसी और के लिए इनकम है। मैं गया बाजार में जाके 20 के गोलगप्पे खा लिए, तो मेरे लिए वो 20 रुपए खर्चा है, लेकिन गोलगप्पे वाले के लिए वो उसकी इनकम है। मैं गया, मैंने जाकर 110 रुपए की छोले भटूरे की प्लेट खा ली, मेरे लिए बेटा वो एक्सपेंस है, सामने वाले के लिए वो इनकम है। पहली चीज ये आपको समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज, अगर आपको इस टॉपिक को समझना है, आपको समझना पड़ेगा ये अजम्पशन, नहीं कहाँ गई वो यार अजम्पशन, ठीक है चलो मैं अजम्पशन यहाँ पर लिख देता हूँ, ये रहे। दो अजम्पशन आपको समझने पड़ेंगे। पहला अजम्पशन ये कि जितना भी कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है, जितना भी एक बैंकिंग सिस्टम है, वो एक ही है। देयर इज ओनली वन बैंक इन द इकोनॉमी। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा, पूरी इकोनॉमी के अंदर एक ही कमर्शियल बैंक है, जिसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैंक बुलाएंगे। सब जनों के खाते उसी बैंक के अंदर खुले हुए हैं। देयर इज ओनली वन बैंक इन द इकोनॉमी, और जितने भी लोग इकोनॉमी के अंदर हैं सबके खाते उसी बैंक के अंदर खुले हुए हैं। वही बैंक सबको जाकर लोन भी देती है। पहली चीज समझ में आ गया। दूसरी चीज, सर जितना भी रिसीट या पेमेंट होगा, जितना भी पैसे का लेन देन होगा,
वो उस बैंक के थ्रू ही होगा, कोई भी लेन देन कैश की फॉर्म में नहीं होगा। यानी कि अगर मुझे किसी को 1 रुपया भी देना है तो मुझे अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैश में मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। तो दो अजम्पशन आपको लेके चलनी है अगर आपको मनी क्रिएशन अच्छे से समझना है। पहला अजम्पशन ये है कि देयर इज ओनली वन बैंक, एक ही बैंक है, सारे लोगों के खाते उसी बैंक के अंदर खुले हुए हैं, वही बैंक सारे लोगों को जाकर लोन देगी। दूसरा अजम्पशन ये है कि जितना भी पैसा आएगा, जितना भी पैसा जाएगा, जितना भी पैसे का लेन देन होगा वो अकाउंट टू अकाउंट होगा, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू होगा, कैश में वो नहीं होगा। समझे? यानी कि मार्केट में कैश रिवॉल्व नहीं करेगा, मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ अकाउंट में ही लेन देन चलेगा। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। एक बात आपको समझना पड़ेगा, देखो आरबीआई बैंक को एक बात बोलता है, क्या? आरबीआई कहता है कि चल बैंक आज के टाइम पर तेरे पास 1 लाख रुपए डिपॉजिट आया, तो तू एक बात बता, क्या तू 1 लाख रुपए आगे लोन की तरह दे देगा? बैंक बोलेगी हाँ दे दूंगा। आरबीआई बोलेगा यार मेरे को एक बात बता, चल विपुल तेरे यहाँ पर 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवा के गया, ठीक है, बैंक विपुल तेरे यहाँ पर 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवा के गया और तूने वो 1 लाख रुपए आगे आदित्य को लोन की तरह दे दिए। बैंक बोलेगी हाँ और क्या, यही करूंगी, इसी काम के लिए बैठी हूँ। विपुल आरबीआई बोलता है यार सपोज कर कल को 4 दिन बाद तेरे पास विपुल आता है और बोलता है कि यार इसमें से मेरे को ना 10,000 रुपये वापस करो, मुझे काम है, क्योंकि 10,000 रुपये तो डिमांड डिपॉजिट है, विपुल ऑन डिमांड बैंक से पैसा ले सकता है। तो आरबीआई बोलेगा अब तू विपुल को पैसा कहाँ से देगी, बता तू कहाँ से देगी विपुल को पैसा, कहाँ से लाएगी? आदित्य से। आदित्य तो कहेगा भैया मैं तो तेरे को ईएमआई में वापस करूंगा, अभी नहीं कर रहा। तो बैंक यहाँ पे फंस जाएगी। सर इसी चीजों से बचने के लिए ना आरबीआई बैंक को बोलता है कि तेरे पास जितना भी डिपॉजिट आए ना, उस डिपॉजिट का एक हिस्सा अपने पास रख और एक हिस्सा लोन के लिए दे। मान के चल कुछ हिस्सा लोन के लिए दे, लेट सपोज 80%, अभी मान लेते 80% लोन दे दे और 20% अपने पास संभाल के रख कि कल को तेरे पास कोई पैसा वापस लेने आ जाए डिपॉजिट का अपना, तो उसे पैसा उस 20% में से दे दे। सब लोग नहीं आते हम लेने पैसा, कुछ ही लोग आएंगे, उनको तो 20% में पैसा दे देगी। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं रिजर्व। अभी हम पढ़ेंगे, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। तो यहाँ पर एक बात बोली गई है क्या, कि इसे बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो यानी कि मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ द डिपॉजिट, यानी कि एक मिनिमम पार्ट ऑफ द डिपॉजिट, एक डिपॉजिट का कम से कम हिस्सा जो कि बैंक को मैंडेट है, यानी कि कंपलसरी है बैंकों के लिए कि उन्हें अपने पास एज अ रिजर्व रखना है, अपने पास इकट्ठा करके रखना है। पूरा का पूरा पैसा लोन की तरह नहीं दे सकते, कुछ पैसा लोन की तरह दो, बाकी का पैसा अपने पास डिपॉजिट करके रखो। और ये जो लीगल रिजर्व रेशियो ऑफ कौन फिक्स करता है? सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई। तो आरबीआई पापा बैंक है और एक कमर्शियल बैंक अपने बाप की बात कैसे नकार सकती है? क्लियर है नहीं क्लियर है? बात आ गई समझ में या नहीं आ गई? क्लियर है? चलो आ जाओ, अब एक ही तरीके से पढ़ते हैं कि राउंड 1 पढ़ते हैं। राउंड 1 में मान के चलो विपुल ने जाकर बैंक के अंदर 1 लाख रुपए डिपॉजिट करे। लेट सपोज राउंड 1 में विपुल ने जाकर अपनी बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करा। क्लियर है? बैंक कहती है कि यार मैं ना अपने पास 20% कैश रिजर्व रखूंगी और 80% बैंक क्या दे दूंगी? लोन दे दूंगी। 20% कैश रिजर्व रखूंगी और 80% लोन दे दूंगी। तो बैंक इस 1 लाख रुपए में से कितना लोन देगी? बैंक इस 1 लाख में से 80% यानी कि 80,000 रुपए लोन दे देगी और 20,000 रुपए बैंक अपने पास रख लेगी। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। द थिंग इज, अब जिस किसी इंसान को भी ये लोन दिया गया होगा, क्या वो इंसान वो पैसा अपनी जेब में रखेगा या उस पैसे को खर्च करेगा? यार हम लोन क्यों लेते हैं? हम लोन अपने अकाउंट को सजाने के लिए लेते हैं या फिर खर्चा करने को लेते हैं? जब खर्चा आता है तभी तो लोन लेते हैं कि भैया घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है। जब खर्चे करने के लिए पैसे नहीं होते तभी तो हम उधार लेते हैं, लोन लेते हैं। तो लोन जब भी लिया जाता है वो लोन खर्चा करने को लिया जाता है। तो लेट सपोज कि जिस किसी ने भी 80 लाख रुपए 80,000 रुपए खर्च करे होंगे, वो किसी और के लिए इनकम बना नहीं होगा। अगर आज मैं, ध्यान से सुनना, अगर आज मैंने ये 80,000 रुपए लोन वाला मैं हूं, मैंने 80,000 रुपए के लोन लिए और मैंने 80,000 रुपए से संजय के पास गया, 80,000 रुपए लेके संजय के पास गया, संजय के पास जाकर बोला, संजय एक ज्वेलर है, संजय ज्वेलर मान के चलो, संजय के पास जाके बोला 80,000 रुपए की मेरे को एक चेन दे दे, गोल्ड चेन दे दे। तो सर 80,000 रुपए जो मैंने लोन लिया था, वो लोन का जो पैसा था मेरे अकाउंट से ट्रांसफर होके कहाँ पहुंच गया? संजय के अकाउंट में। मेरे लिए खर्चा, संजय के लिए इनकम। तो जब संजय की इनकम हुई, संजय के अकाउंट में वो 80,000 रुपए गया, तो क्या उसके लिए वो डिपॉजिट नहीं हुआ? क्या लोन का जो मैंने 80,000 रुपए लिए थे लोन, वो मैंने जब खर्चा करा तो संजय के लिए वो डिपॉजिट नहीं बन गया?
पैसा कैश नहीं चल रहा, पैसा अभी भी बैंक के अंदर ही घूम रहा है, सारी ट्रांजेक्शन अकाउंट टू अकाउंट चल रही है, पढ़कर आए हैं। तो मेरे अकाउंट से 80,000 रुपये माइनस हुआ, संजय के अकाउंट में 80,000 रुपये प्लस हुआ, संजय के अकाउंट में 80,000 रुपये का डिपॉजिट हुआ। क्या हुआ? डिपॉजिट। यानी कि सर ये 80,000 रुपये कहाँ पहुंच गए? वापस से क्या बन गए? डिपॉजिट बन गए। जिस किसी को भी ये बात समझ में आ गई, लेट सपोज आपको मनी क्रिएशन समझ में आ गया। हमारा खर्चा किसी और के लिए इनकम, हमारा डेबिट किसी और के लिए क्रेडिट, मतलब अगर मेरे अकाउंट से पैसे डेबिट हुए माइनस हुए तो किसी और के अकाउंट में प्लस हुए होंगे। लेट सपोज। क्लियर है? नहीं क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? नो। तो यही बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर ध्यान से सुनना, बैंक के पास क्योंकि 80,000 रुपए का डिपॉजिट पहुंचा, देखो संजय के अकाउंट में 80,000 गए तो बैंक के पास 80,000 गए ना। अगर मान के चलो मेरे HDFC अकाउंट में 80,000 रुपए आए तो मैं बोल नहीं सकता कि HDFC के पास 80,000 आए। तो बैंक के पास फिर 80,000 रुपए का डिपॉजिट आया, बैंक फिर से यही काम करेगा कि इसमें से 80% जो कि बनता है 64,000 वो आगे लोन की तरह दे देगा और बाकी का बचा 16,000 रुपए कहां चला जाएगा? बैंक अपने पास संभाल के रख लेगा। अब जिस किसी को भी ये 64,000 लोन की तरह दिए होंगे वो पैसा वापस से खर्च करेगा और खर्च करके वो किसी और के लिए डिपॉजिट बन जाएगा, यानी कि बैंक में वो पैसा फिर से डिपॉजिट बन जाएगा। ये 64,000 रुपीज फिर से डिपॉजिट बन जाएगा, ये 64,000 रुपीज फिर से डिपॉजिट बन जाएगा। ठीक है, और इसमें से 80%, 64,000 के 80% कैलकुलेट करना जरा। ओहो, 8/10, 8 0 0 8 32 6 48 512, तो 51,200 कितना आया? 51,200। और अगर इसका मैं 20% कैलकुलेट करूंगा, 4 2 8, 12,800। तो ये बैंक अपने पास रिजर्व रख लेगी। ऐसे ही राउंड चलते रहेंगे चलते रहेंगे, ये ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा, ये चलता रहेगा चलता रहेगा, ये चलता रहेगा चलता रहेगा। एंड में जाके जो इसका टोटल निकल कर आएगा, डेट टोटल विल बी इक्वल टू दिस अमाउंट, यानी कि 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। लोन का अमाउंट अभी बताऊंगा कैसे निकलता है, टोटल डिपॉजिट बताऊंगा कैसे निकलता है, फिलहाल आपको ये समझना जरूरी है कि ये जो पैसा है दिस इज कॉल्ड द इनिशियल डिपॉजिट। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड द इनिशियल डिपॉजिट। जो सबसे पहले पैसा हमने बैंक में कैश डिपॉजिट करा था, ये वो कैश है जो विपुल ने बैंक के अंदर कैश में डिपॉजिट करा था, ले कैश 1 लाख रुपए, ये वो पैसा है। ये जितना भी डिपॉजिट बना दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी डिपॉजिट। ये क्या है? आपका सेकेंडरी डिपॉजिट है, जो लोन से वापस से डिपॉजिट बना। ये वो कैश से डिपॉजिट बना, ये लोन से डिपॉजिट बना, दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी डिपॉजिट। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? तो जो इनिशियल डिपॉजिट है ना वो एंड में टोटल रिजर्व के बराबर होगा। तो बैंक ने पता है यहाँ पे क्या गेम खेला? जो बैंक को विपुल ने स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए कैश दिया था ना, बैंक ने वो सारा का सारा कैश तो अपने पास रख लिया और बचा कुचा बैंक ने उस पैसे से लोन बनाना स्टार्ट करा। दिस इज कॉल्ड द मनी क्रिएशन, और जो मैंने आपको बोला था। तो अगर आप देखोगे तो एक फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर। अब आपको समझना पड़ेगा कि पैसा कितने गुना हो गया, बैंक ने 1 लाख रुपए कितने से मल्टीप्लाई कर दिए। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR। LRR का मतलब लीगल रिजर्व रेशियो, वही जो पढ़कर आ रहे हैं 20%। तो अगर मेरा पैसा 20% है, 20% को 0.2 लिख सकता हूं, यानी कि 5। पैसा कितने गुना हो गया? 5 गुना हो गया। पैसा कितना गुना हो गया? 5 गुना हो गया। तो टोटल डिपॉजिट कितने हो गए? टोटल डिपॉजिट यानी कि बैंक के पास टोटल डिमांड डिपॉजिट कितने हैं? 5 × 1 लाख। तो 1 लाख जो इनिशियली डिपॉजिट करा गया था, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाई 5, यानी कि बैंक को आज की डेट में बैंक के पास 5 लाख रुपए के क्या है? डिमांड डिपॉजिट है। इस 5 लाख का मतलब है कि सर बैंक को 5 लाख रुपए ऑन डिमांड कभी भी वापस करना पड़ सकता है, लेकिन बैंक के पास कितने हैं? 1 लाख रुपए ही हैं। बाकी के 4 लाख बैंक ने लोन से बनाए। किससे बनाए? लोन से बनाए। ये कॉन्सेप्ट है। तो बैंक बहुत स्मार्ट है। बैंक ने क्या करा? 1 लाख रुपए लिए, उससे आगे लोन दिया। अब वो लोन जब खर्चा होगा तो वापस से डिपॉजिट आ गया ना, बैंक फिर से लोन दे देगी, करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी। एंड में जाके इनिशियल डिपॉजिट जो 1 लाख कैश था वो बैंक के पास वापस से पहुंच गया। तो दिस इज अ हार्ड कैश जो बैंक के पास है। दिस इज द हार्ड कैश जो बैंक के पास है। और इसी वजह से हमने कौन सा पढ़ा था? हाई पावर्ड मनी। उसके अंदर हाई पावर्ड मनी के अंदर करेंसी तो जनता के पास है ही,
और जो बैंक के पास कैश रिजर्व है, मैंने बोला था ना जितना नोट छपा है तो इस वजह से वहां पर कैश रिजर्व आया था, अब आप कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब थोड़ा सा थ्योरी इसकी पढ़ लेते हैं, तो पेपर में आया तो चुपचाप कराना। तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट, वो क्रेडिट क्रिएट करती है, लोन क्रिएट करती है, विच इन फार एक्सेस, जो कि बहुत ज्यादा होता है इनिशियल या फिर प्राइमरी डिपॉजिट से। तो 1 लाख रुपए प्राइमरी डिपॉजिट बोल लो, इनिशियल डिपॉजिट बोल लो, अजम्पशन पढ़ ली, मतलब समझ लिया। प्राइमरी डिपॉजिट आर द कैश डिपॉजिट ऑफ द पीपल, उन लोगों का कैश डिपॉजिट होता है जो कैश में पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में, जैसे सेविंग्स में या करंट में या टर्म डिपॉजिट अकाउंट में या अदर डिपॉजिट्स में। सेकेंडरी डेरिवेटिव डिपॉजिट वो होते हैं जो अराइज हुए, जो क्रिएट हुए लोन्स की वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक डिपॉजिट तो वो हो गया जो मैंने कैश अपना बैंक में जाकर डिपॉजिट करा, एक डिपॉजिट तो वो हो गया। दूसरा डिपॉजिट ये हो गया कि भाई मैं मान के चलो आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं आपसे 10,000 रुपये महीने की फीस लेता हूँ। तो अगर आपने मेरे को 10,000 रुपये पे करे, तो लेट सपोज बैंक से पे करे होंगे ना, तो आपके पापा के अकाउंट से तो मेरे पास 10,000 रुपये आए होंगे, मान के चलो वो आपके पापा ने लोन लेके लिया होगा, तो मेरे जो डिपॉजिट हो गया ना, तो एक डिपॉजिट तो वो हो गया जो मैंने कैश में करा, डेट इज कॉल्ड द प्राइमरी डिपॉजिट। एक वो डिपॉजिट हुआ जो बाकियों से मेरे को रिसीट हो रहा है और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बाकियों ने लोन लिया होगा तब वो डिपॉजिट मेरे पास आया है। ठीक है, क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इस तरीके से पैसा बनता है बैंक के अंदर। ठीक है, इस तरीके से पैसा बनता है। तो मनी मल्टीप्लायर क्या है? इज द नंबर बाय विच द टोटल डिपॉजिट कैन इंक्रीज। तो 1 लाख रुपए का डिपॉजिट था, 1 लाख रुपए के डिपॉजिट को मैंने 5 लाख का बना दिया। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है 1/LRR। क्लियर है? ये क्या होता है? इनवर्सली रिलेटेड होता है। अब इनवर्सली रिलेटेड का क्या मतलब है कि अगर सर हमारा LRR, अगर हमारा रेशियो बढ़ेगा तो हमारा मनी मल्टीप्लायर कम होगा। क्या मतलब है कि सर अगर मेरा बैंक, आरबीआई ने बोला कि अब बैंकों को अब ज्यादा पैसा अपने पास रखना है, अभी बैंक 20% रखते थे लेकिन अब बैंक को 25% रखना है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जब बैंक ज्यादा पैसा अपने पास रखेंगी तो कम लोन देंगी, कम लोन देंगी तो कम पैसा मल्टीप्लाई होगा। तो अगर रेशियो बढ़ रहा है तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा, अगर रेशियो कम हो रहा है तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। क्यों रेशियो कम हो रहा है? यानी कि बैंक कम पैसा अपने पास रखेगी, ज्यादा लोन देगी, ज्यादा लोन देगी तो ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा। उसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर मेरे पास LRR 20% है, जब LRR 20% है तो मेरा मनी मल्टीप्लायर 1/0.2 यानी कि 5 निकल कर आएगा, पैसा 5 गुना बनेगा। अगर मेरा LRR 25% है, इसका मतलब मनी मल्टीप्लायर 1/0.25 यानी कि 4 गुना होगा। तो जैसे ही आपका LRR बढ़ा, आपका मनी मल्टीप्लायर कम हो गया। इस तरीके से आप बता सकते हो। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आए क्या LRR और मनी मल्टीप्लायर इनवर्सली रिलेटेड है, आप बोलोगे हाँ, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, गिव इट एन एग्जांपल। ठीक है, चलो सर कैश रिजर्व को खाली एक फ्रैक्शन यानी कि छोटा अमाउंट ही क्यों रखा जाता है, 20% ही क्यों रखते हैं? सर पैसा मांगने तो 100% लोग भी आ सकते हैं। देखो आरबीआई अगर कोई रिजर्व दे रहा है तो आरबीआई पास्ट डेटा को एनालाइज करके वो दे रहा होगा। आरबीआई ने बोला कि एक जनरली 20% लोग ही अपने पैसा बैंक में निकालने जाते हैं, 80% लोग अपना पैसा बैंक से नहीं निकालते। यानी कि मैक्सिमम नोट पर ज्यादा से ज्यादा लोग जो पैसा बैंक से निकालेंगे, 20% ही लोग पैसा निकालने जाएंगे। तो अगर कमर्शियल बैंक को ये बोल दिया जाए कि तुम 20% पैसा अपने पास रखो, तो कल को जब लोग तुमसे पैसा मांगने आए तो तुम उनका पैसा वापस कर दो। देखो अल्टीमेटली होगा क्या, अब ऐसा नहीं होगा तो मान के चलो लोग, अगर रेशियो आरबीआई ने ठीक नहीं रखा, मान के चलो रेशियो आरबीआई ने ठीक रखा 10% का और 20% लोग पैसा बैंक में लेने चले गए, तो बैंकों को बोलना पड़ेगा जी हमारे पास तो आपका पैसा नहीं है देने को, अब बाद में आना, हम आपका पैसा बाद में दे पाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों को ही पैसा दे पाएंगे। इस केस में लोगों के अंदर हड़बड़ी मचेगी, ओहो बैंक के पास पैसा नहीं है, बैंक पैसा मार के बैठ गया, बैंक पैसा मार के बैठ गया, और बहुत भीड़ पहुंच जाएगी बैंक के पास पैसा लेने के लिए। और अल्टीमेटली ये जो 10% 20% की डिमांड पहुंची थी, करते करते 50 to 60% तक पहुंच जाएगी और बैंक के पास और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो आरबीआई हमेशा कमर्शियल बैंक से चाहता है कि तुम्हारे पास हमेशा कैश अवेलेबल होना चाहिए, जिससे तुम डिमांड डिपॉजिट को फिल कर सको, क्योंकि पैसा अपना लेने वापस आ रहा है। सारे लोग एक साथ पैसा लेने नहीं आएंगे बैंक के अंदर, ये बात डैम श्योर है। कितने आएंगे वो रेशियो बैंक डिसाइड कर लेता है, आरबीआई डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन। क्लियर है?
कोई प्रॉब्लम? तो दो चीज होती है कि ऑल द डिपॉजिटर डू नॉट अप्रोच, सारे के सारे डिपॉजिटर बैंक के पास नहीं जाएंगे अपना पैसा लेने के लिए सेम टाइम पर, एक ही टाइम पर सबके सब नहीं पहुंचेंगे, और सारे के सारे पैसा, पूरा का पूरा पैसा बैंक से नहीं निकालेंगे। सीधी बात है, अगर मेरी सैलरी भी आती है, मान के चलो कोई एक्स अमाउंट मेरी सैलरी है, तो मैं पूरी की पूरी सैलरी एक दिन नहीं निकालता भाई, मैं कुछ पैसा निकालता हूँ, कुछ पैसा मैं सेव करता हूँ, कुछ पैसा मैं बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर देता हूँ, तो मैं इकट्ठा पैसा नहीं निकालता। दूसरी चीज, देयर इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट इनटू द बैंक। आरबीआई ये भी बोलता है कि पैसा एक बारी तो डिपॉजिट नहीं होगा, अगर लोग पैसा निकालने भी आ रहे हैं तो पैसा वो डिपॉजिट करने भी आएंगे, तो बस इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, फिर आता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल क्या है? सेंट्रल इज एन एपेक्स बॉडी, एपेक्स मतलब द कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ द बैंक्स। सर हमारे देश के अंदर जो भी बैंकिंग सिस्टम चल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए ऊपर एक बैंक बिठा दी गई है, दैट इज कॉल्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है उसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या काम है उसका? काम है कॉर्ड, CORD। क्या करती है सर? कॉर्ड करती है, RD, नॉट बी, डी। सी का मतलब कंट्रोल करेगी, ओ का मतलब ऑपरेट करेगी, आर का मतलब रेगुलेट करेगी, डी का मतलब डायरेक्ट करेगी, ठीक है। कंट्रोल का मतलब चेक करेगी कि सारी चीजें एज पर द प्लान हो रही है नहीं हो रही, बैंक अपने LRR मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे। ऑपरेट का मतलब जितने भी रेट तय करेगी, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी वो सब ये बनाएगी। रेगुलेट का मतलब वही, डायरेक्ट का मतलब कि बैंक को कैसे काम करना है वो यही बताएगी। तो सारा का सारा एंटायर बैंकिंग सिस्टम यही करती है। क्लियर है? आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1935, 1 अप्रैल 1935। किसके? आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर, ये बात ध्यान रख लेना। तो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक क्या होते हैं? आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं? सेंट्रल बैंक यूज करना। पहला होता है करेंसी अथॉरिटी, यानी कि नोट छाप के देती है आरबीआई। दूसरा फंक्शन होता है बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी कि आरबीआई गवर्नमेंट के बैंकर की तरह काम करती है। जैसे कमर्शियल बैंक हमारी बैंकर है, ऐसी गवर्नमेंट की बैंक कौन है? आरबीआई है। अगर कमर्शियल बैंक हमारी बैंक है, एसबीआई मेरी बैंक है, तो गवर्नमेंट की बैंक आरबीआई है। दूसरा क्या काम करेगी? बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन। सर बैंकों का भी तो कोई बैंक होगा ना, एचडीएफसी बैंक का भी तो कोई बैंक होगा ना, वो कौन होगा? आरबीआई होगा। एचडीएफसी बैंक को भी तो कोई कंट्रोल कर रहा होगा, सुपरवाइज कर रहा होगा, आरबीआई कर रही होगी। क्लियर है? कंट्रोलर ऑफ द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। सर कितना मार्केट में नोट छाप कर देना है, मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई आ गई, सर मार्केट मद्दा हो गया, एकदम ठंडा पड़ गया कोविड में, तो सर मार्केट की सिचुएशन को ठीक कैसे करा जाए, ये भी कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई ही डिसाइड करेगी। और ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। आ जाओ एक एक करके पढ़ते हैं। करेंसी अथॉरिटी। सर इस देश के अंदर जो एक सिंगल अथॉरिटी, सोल अथॉरिटी दे रखी है वो आरबीआई के पास है। आरबीआई इज द ओनली बैंक जो कि नोट छाप सकती है, लेकिन 1 रुपए का नोट और कॉइन आरबीआई नहीं छापती, वो गवर्नमेंट छापती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो सारे के सारे जो पेपर नोट हैं वो कौन छापती है? आरबीआई छापती है। और सिक्के और 1 रुपए का नोट कौन छापेगी? सरकार छापेगी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लिखना है, गवर्नमेंट मत लिखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ही होती है बेसिकली, ठीक है। तभी आप देखोगे 1 रुपए के नोट पर जो सिग्नेचर होता है वो फाइनेंस सेक्रेटरी का होता है, और बाकी सारे जो नोट पर सिग्नेचर होता है वो गवर्नर ऑफ आरबीआई का होता है, क्योंकि नोट कौन छापती है? आरबीआई छापती है, लेकिन 1 रुपए का नोट गवर्नमेंट छाप सकती है। तभी 1 रुपए के नोट पर फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं और बाकी नोट पर गवर्नमेंट और गवर्नर ऑफ आरबीआई के होते हैं। क्लियर है? ऑल द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इज इट्स मॉनेटरी लायबिलिटी, यानी कि सेंट्रल बैंक इज ऑब्लाइज्ड टू बैक द करेंसी विद एसेट ऑफ इक्वल वैल्यू टू एनहांस द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द पेपर करेंसी। सर हम पेपर करेंसी पर कॉन्फिडेंस लेके बैठे हैं, पेपर ऐसी कीमत 2 या 3 रुपए होगी, लेकिन उसकी वैल्यू हमारे निगाह में 500 रुपए। क्यों? क्योंकि हम अपनी सेंट्रल बैंक पे भरोसा करके बैठे हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक गारंटी लेता है। कल को हाहाकार देश के अंदर मच जाए कि इस नोट की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो हम वो नोट सेंट्रल बैंक के पास लेकर जा सकते हैं और सेंट्रल बैंक हमें उस नोट के बराबर कोई एसेट दे सकता है। मान के चलो मैं गया सेंट्रल बैंक के पास 50 लाख लेकर, क्या करूं भाई साहब, कागज के टुकड़ा है ये, तो सेंट्रल बैंक मेरे को 50 लाख का सोना देगा। क्लियर है? गोल्ड देगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? सर फायदे क्या होते हैं? सर यूनिफॉर्मिटीज एंड नोट सर्कुलेशन, सबके पास एक जैसे ही नोट मिलेंगे, 500 के 4 अलग अलग तरीके के नोट नहीं है उसमें। फिर ये होता है, मान के चलो अंबानी जी को बोल दे नोट छापो, अडानी जी को बोल दे नोट छापो, और इधर आरबीआई नोट छाप रही है, तो मार्केट में फैट गई, अडानी के नोट बेकार है, उसके नोट हम नहीं लेंगे, बड़ी दिक्कत आ जाएगी यार। सोच के देखो, तो एक ही इंसान पे यूनिफॉर्मिटी रहती है, एक जैसा रहता है ना। सेंट्रल बैंक के पास पावर आ जाता है कि वो मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकती है, कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो मनी सप्लाई कम कर दो, नोट कम छापो, मद्दा आ गया तो नोट छापो, तो वो कंट्रोल कर सकती है।
सर ये गवर्नमेंट को भी देती है कि कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक विद रिस्पेक्ट टू इशू ऑफ द नोट्स, की गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं कि कब नोट छापने कब नहीं छापने, ये भी हो सकता है, कंट्रोलिंग बनी रहेगी। सर इससे ना पब्लिक के को भरोसा है करेंसी सिस्टम में, वही जो मैंने बात बोली थी, अडानी के पास मान के चलो अडानी की नेगेटिव मार्केट में आ गई, अडानी जी के छापे हुए नोट मार्केट में फेल हो गए, तो कितने लोग बर्बाद हो जाएंगे बैठे बैठे सोच के देखो, तो एक ही इंसान को नोट छापने को बोलो। इट हेल्प्स इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, और जो डॉलर बढ़ता है कम होता है, जो एक्सटर्नल यानी कि फॉरेन करेंसी जो बढ़ती है कम होती है, उनको भी स्टेबलाइज करती है, उनका भी प्राइस एक जैसा कर दिया जाता है। ठीक है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, सर ये जो आरबीआई है यानी कि जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंकर काम करती है, एज एन एजेंट काम करती है, और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर काम करती है। तीन कैपेसिटी में काम करेगी, बैंकर, एजेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर। क्या बैंकर का काम करती है, गवर्नमेंट का करंट अकाउंट मेंटेन करती है, हमारा करंट अकाउंट एचडीएफसी करेगी, सरकार का करंट अकाउंट सेंट्रल बैंक मेंटेन करेगी। सर उसमें जितने भी रिसीट आएंगे, जितना भी इसमें पेमेंट होगा, जितना भी एक्सचेंज होगा, ट्रांसफरिंग ऑफ मनी होगा, वो सारा काम कौन करेगी, सेंट्रल बैंक करेगी। बैंकर का यही तो काम है, मेरी भी बैंक तो मेरे लिए काम करती है, तो गवर्नमेंट की बैंक क्योंकि आरबीआई है वो उसके लिए ये काम कर रही है, ये गवर्नमेंट को लोन देती है, ठीक है, फॉर द टेम्पररी पीरियड, शॉर्ट टर्म के लिए, है ना। एजेंट की तरह का काम करती है कि सर जो पब्लिक डेट मेंटेन करा जाता है, यानी कि सरकार जो पब्लिक की भलाई के लिए जो कर्जा लेती है, कितना कर्जा लेना है, किससे लेना है, कब तक लेना है, किस इंटरेस्ट रेट पे लेना है, सारा काम कौन करती है, गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई करती है। तो एज एन एजेंट ये काम होगा पब्लिक डेट को मेंटेन करना, यानी पब्लिक के लिए जो उधार लेना है। सर एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर का काम करा जाता है, ये गवर्नमेंट को एडवाइस करती है, टाइम टू टाइम, समय समय पर एडवाइस करती है ऑन द इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी मेथड, कि कब गवर्नमेंट को कहाँ पर पैसा खर्च करना है, अब डिफेंस पे पैसा खर्च करना है, अब किसानों पे पैसा खर्च करना है, अब क्या बोल इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करना है, कौन सी जगह पर कब पैसा खर्च करना है, कितना करना है, ये सारा काम कौन बताती है, आरबीआई बताती है सरकार को। ठीक है, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, एज अ बैंकर टू द बैंक द सेंट्रल बैंक फंक्शंस इन थ्री कैपेसिटी, तीन कैपेसिटी में काम करती है। पहला, कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व, सर जो पैसा क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व, जो पैसा रखा जाता है वो बैंक कहाँ रखती है, जो 20% जो बैंक ने डिपॉजिट का पैसा अलग करा था वो कहाँ रखा जाता है, वो भैया सेंट्रल बैंक के पास रखा जाता है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, जब सब सर कमर्शियल बैंक यानी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, इन सबको कभी लोन की जरूरत पड़ेगी और इमरजेंसी में ना कहीं और से लोन नहीं मिल रहा होगा, तो ये लोन किसके पास लेने जाएंगे, ये लोन लेने जाएंगे आरबीआई के पास, यानी कि सबसे लास्ट में, लास्ट रिसोर्ट, लास्ट ऑप्शन इनके पास क्या बचा, सेंट्रल बैंक। तो इन द केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी ये सेंट्रल बैंक को अप्रोच करेंगे। थर्ड होता है क्लियरिंग हाउस, और क्लियरिंग हाउस को ढंग से समझो। लेट सपोज कि 4-5 हमारे पास बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक हैं, बैंक ए बी सी डी ई। अब आपको पता है कि इसके ऊपर अगर आरबीआई सेंट्रल बैंक बैठा हुआ है, तो इन सारे बैंकों के रिजर्व किसके पास होंगे, सेंट्रल बैंक के पास होंगे। मैंने बताया था, कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व में बताया था कि जो सेंट्रल बैंक, जो कमर्शियल बैंक अपना एक प्रपोर्शन अलग करता है, एलआरआर वाला, जो 20% हमने एग्जांपल में सीखा था, वो पैसा कहाँ जाके रखता है, वो पैसा जाके रखता है आरबीआई के पास। तो आरबीआई के पास सारी बैंकों का पैसा होगा। अब इधर मान के चलो कि ए को जो है बी बैंक का 100 या फिर मान के चलो 10 करोड़ रुपीज देना है, ए बैंक को बी बैंक को, ए बैंक जो है बी बैंक को 10 करोड़ रुपीज देगा। तो आपस में ही ये ट्रांजैक्शन ना करके आरबीआई यहां पर क्या करेगा, आरबीआई बोलेगा ए, मैं तेरे रुपए में से 10 करोड़ रुपए किसको दे रहा हूं, बी को दे रहा हूं, तो आरबीआई ए में से 10 करोड़ रुपए माइनस कर देगा और बी में 10 करोड़ रुपए क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो आरबीआई ने विदाउट ट्रांजैक्शन, यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, आरबीआई ने ऊपर ही रिजर्व में क्या कर दिया, सेटलमेंट कर दिया, डेट इज कॉल्ड हिसाब क्लियर कर दिया, इसी को बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। So as RBI holds the cash reserve of all the commercial banks, it becomes easier and more convenient for it to act as a clearing house. तो RBI के लिए easy होता है कि वो ऐसा clearing house काम कर सकता है, हिसाब क्लियर करने वाला हाउस की तरह वो काम कर सकता है। All the commercial bank have their accounts with the central bank. सारे के सारे कमर्शियल बैंक के जो खाते होते हैं वो सेंट्रल बैंक के पास होते हैं, सब बता दिया है। Therefore, the central bank can easily settle claims of various commercial bank. तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के जो सेटलमेंट है वो क्लियर ऊपर बैठे बैठे ही कर सकता है। कैसे, जिसको पैसा देना है उसका अकाउंट डेबिट करेगा और जिसको पैसा पहुंचना है उसका अकाउंट क्रेडिट कर देगा।
थर्ड होता है कि एज अ सुपरवाइजर क्या करेगा, देखो एज अ सुपरवाइजर सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है और कंट्रोल करता है, चेक करता है वेदर दे आर फॉलोइंग दैट रूल्स एंड रेगुलेशंस और नॉट, किसको, कमर्शियल बैंक को। अब रेगुलेशन में क्या क्या आता है, लाइसेंसिंग, कि किसी बैंक को लाइसेंस देना है या नहीं देना, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हमें लाइसेंस मिले बैंकिंग का, कि उसको लाइसेंस देना है या नहीं देना, कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल बैंक करेगी। ब्रांच नहीं ओपन करनी है, कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल बैंक करेगी। कोई असेट बेचना है, कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल बैंक करेगी। सर क्यों, ऐसा हो क्यों रहा है, असेट बेचने पे सेंट्रल बैंक को डिसाइड करेगा। अरे मान के चलो आपने कोई इंपॉर्टेंट असेट बेच दिया, उससे पैसा है, वो पैसा गायब हो गया, तो कम से कम सेंट्रल बैंक ये देखता तो रहेगा। फॉर एग्जांपल गोल्ड ले लो, गोल्ड पड़ा है, तो सेंट्रल बैंक ने देखा कमर्शियल बैंक गोल्ड बेच रही है, तो सेंट्रल बैंक नहीं बेचने देगा। क्यों, क्योंकि कल को कमर्शियल बैंक लोगों का पैसा नहीं दे पाई, तो एटलीस्ट वो गोल्ड बेचकर लोगों का पैसा दे सकती है ना, तो अभी तुम गोल्ड क्यों बेच रहे हो, उसे रखो। तो इस चीज में भी सेंट्रल बैंक इंटरफेयर करता है। मैनेजमेंट में करता है कि कौन कौन बैंक चलाएगा कौन नहीं चलाएगा। दो बैंक मर्ज हो रहे हैं तो वो सेंट्रल बैंक बीच में आएगा, डिसाइड करेगा होंगे नहीं होंगे। बैंक बंद हो रहा है तो सेंट्रल बैंक आकर डिसाइड करेगा बैंक कैसे बंद होगा। ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें पीरियोडिक इंस्पेक्शन में पता लगती है। सेंट्रल बैंक हर एक समय के बाद कमर्शियल बैंक को चेक करता रहता है, ऐसे करके पता लगता है। लास्ट होता है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले सीखते हैं रेपो रेट या फिर रीपर्चेज रेट। ये क्या होता है, ध्यान से देखना। सर दो बैंक मान के चलो, एक मान के चलो आप आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है, और एक मान के चलो आप एसबीआई जो कि कमर्शियल बैंक है। सर जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देगा, क्या देगा, लोन देगा शॉर्ट टर्म के लिए, किसमें, शॉर्ट टर्म के लिए, जो इस लोन की इंटरेस्ट रेट होगी, इस इंटरेस्ट रेट को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। जो इस लोन की इंटरेस्ट रेट होती है, जो शॉर्ट टर्म लोन सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को दे रही है, तो इस लोन की जो शॉर्ट टर्म लोन की जो इंटरेस्ट रेट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। और ये रेपो रेट मार्केट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी कंट्रोल करता है, तभी ऊपर वर्ड आया कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, यानी कि लोन कितना जाएगा मार्केट के अंदर, पैसा कितना छापा जाएगा मार्केट के अंदर, उसको कंट्रोल करने का काम भी आरबीआई के पास रहता है। और आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है, आरबीआई पहला जो टूल यूज करता है दैट इज रेपो रेट। अब सर क्या मतलब है इसका, ध्यान से समझना। मान के चलो अगर आरबीआई लेट्स से कि ये इंटरेस्ट आरबीआई जो ले रही है डेट 6%, 6% पर आरबीआई लोन दे रही है एसबीआई को, तो जाहिर सी बात है एसबीआई जो आगे जनरल पब्लिक को लोन देगा, जो आरबीआई जनरल पब्लिक को लोन देगा, वो लोन 6% से ज्यादा पर देगा, हाँ या ना। मान के चलो 3% प्लस करके देगा तो आरबीआई 9% पे, सॉरी कमर्शियल एसबीआई आगे 9% पे लोन देगा। अगर मान के चलो ये इंटरेस्ट रेट 6.5% हो जाए रेपो रेट बढ़कर, तो ये क्या हो जाएगा, 6.5 प्लस परसेंट 3% जो कि हो जाएगा आपका 9.5%। यानी आपने देखा कि रेपो रेट बढ़ने की वजह से लोन्स क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। रेपो रेट बढ़ने की वजह से लोन क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं, और रेपो रेट कम होने की वजह से लोन क्या हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, सपोज करो मैं एक सिंपल बंदा हूं और मैं जा रहा हूं एक घर लेने के लिए, तो मुझे 70 लाख रुपए का लोन चाहिए। मैं जैसे ही लोन लेने गया मैंने देखा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% है। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, 15 दिन में डॉक्यूमेंट लेकर आता हूँ, लोन सेंक्शन करवा लेंगे। उस बीच में पता लगा कि आरबीआई ने 0.25% रेट रेपो रेट बढ़ा दिया, जिसकी वजह से जो 8% का रेट था वो 8.25% हो गया। अब मेरे ऊपर क्या आएगा, यार लोन तो बड़ा महंगा हो गया, लोन तो महंगा हो गया, मैं नहीं ले रहा। यानी कि सर जब लोन महंगा हो जाएगा तो पब्लिक क्या हो जाएगी, डिस्करेज हो जाएगी, पब्लिक लोन नहीं लेगी। जब पब्लिक लोन नहीं लेगी तो बैंक भी लोन नहीं देगी, तो इससे क्या हुआ, क्रेडिट कंट्रोल हो गया, यानी कि लोन देने की जो प्रक्रिया थी वो कम हो गई। यही बात यहाँ पर बोली गई है। तो रेपो रेट इज द रेट, यानी कि वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक यानी कि कंट्री आरबीआई हमारे केस में वो पैसा उधार देती है कमर्शियल बैंक को, तो उनकी शॉर्ट टर्म नीड पूरी हो सके शॉर्ट टर्म के लिए।
अगर रेपो रेट इंक्रीज होता है तो उससे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यानी कि लोन्स के रेट भी इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से इट फोर्सेस द कमर्शियल बैंक टू इंक्रीज देयर लेंडिंग रेट। कमर्शियल बैंक अपने लोन्स की रेट बढ़ा देती है, जो कि डिस्करेज करता है बोरोवर्स को। लोन जो लेने वाले होते हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं, अब उनको लोन लेने में फायदा नहीं होता। इसकी वजह से कमर्शियल बैंक की एबिलिटी कम हो जाती है, कम हो जाती है कि वो क्रेडिट क्रिएट करें, कि वो पैसा से पैसा क्रिएट करें। तो रेपो रेट कम होने की वजह से मनी सप्लाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो सर रेपो रेट कम होने की वजह से, रेपो रेट अगर कम हुआ तो मनी सप्लाई भी क्या हो गई, कम हो गई। अगर रेपो रेट बढ़ा, सॉरी 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 एक सेकेंड, रेपो रेट कम होने की वजह से मनी सप्लाई बढ़ जाती है और रेपो रेट बढ़ने की वजह से मनी सप्लाई कम हो जाती है। क्लियर है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड आता है डिस्काउंट रेट या फिर बैंक रेट। बैंक रेट और रेपो रेट आर सेम, एग्जैक्टली सेम काम करते हैं, बट रेपो रेट में शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए लोन दिया जाता है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए लोन दिया जाता है। जब एक सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को उसकी लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए लोन देती है तो उसको बैंक रेट बोलते हैं। तो सेम काम है, अगर बैंक रेट महंगा होगा तो लोन महंगे होंगे, लोग लोन कम लेंगे तो मनी सप्लाई भी कम होगा। तो सेम ये वाला काम आएगा यहाँ पर कि भैया बैंक रेट बढ़े तो मनी सप्लाई कम हुई, यानी कि मार्केट के अंदर क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, बैंक की क्रेडिट क्रिएटिंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि लोन कोई लेगा नहीं तो बैंक इसे लोन देगी। अगर बैंक रेट कम हो जाएगा तो लोन सस्ते हो जाएंगे, अगर बैंक रेट कम हो जाएगा तो लोन सस्ते हो जाएंगे, लोन सस्ते हो जाएंगे सब लोन लेने भागेंगे, और बैंक ज्यादा लोन लेगी तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी या क्रेडिट क्रिएशन पावर इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट इज एक्चुअली द रिवर्स ऑफ रेपो रेट। तो यहां पर क्या होता है, देखो रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, वही दो बैंक होती हैं आरबीआई और मान के चलो एसबीआई। एसबीआई के अलावा कोई और कमर्शियल बैंक भी हो सकती है, तो एग्जांपल मैं ले रहा हूं। जब एसबीआई अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करे, जब एसबीआई ने अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करा फॉर द शॉर्ट टर्म, इसके लिए फॉर द शॉर्ट टर्म, तो जिस इंटरेस्ट रेट पर इसे डिपॉजिट करा जाएगा, कमर्शियल बैंक जिस इंटरेस्ट रेट पर पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करेगी, उसी इंटरेस्ट रेट को हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, तो वहां पर पैसा रेपो रेट में पैसा आरबीआई से एसबीआई में जा रहा था, यहाँ पर पैसा एसबीआई से आरबीआई में जा रहा है, और ब्याज कौन दे रहा है, आरबीआई दे रही है, तो जो ब्याज दे रही है उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो हम पता है यहाँ पर क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से समझना। मान के चलो रिवर्स रेपो रेट यानी कि आर लिख देता हूं, रिवर्स रेपो रेट। अगर रिवर्स रेपो रेट मेरा बढ़ रहा है, अगर आरबीआई बोलता है कि मैं रिवर्स रेपो रेट बढ़ा रहा हूं, तो एसबीआई के पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपना पैसा एज अ लोन पब्लिक को दे दे, या वो अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट कर दे। तो अगर आरबीआई अपना अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो एसबीआई को क्या फायदा होगा, एसबीआई को फायदा होगा कि वो अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करे। तो अगर रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो गया तो एसबीआई अपना पैसा आरबीआई के पास रखेगी, एसबीआई लोन कम देगी, लोन कम देगी तो मनी सप्लाई कम होगा। बात आई समझ में। अगर एसबीआई अपना पैसा पब्लिक को लोन देने की बजाय लालच की वजह से आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देती है, तो जिसकी वजह से आरबीआई जो एसबीआई होगा वो लोन कम इशू करेगी, रिवर्स रेपो रेट बढ़ने की वजह से लोन कम इशू होगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मार्केट में नोट कम छापे जाएंगे, लोन कम दिए जाएंगे। जस्ट इसका अपोजिट भी, अगर आरबीआई बोलता है कि भैया मेरा जो रिवर्स रेपो रेट है वो मैं कम कर रहा हूं, मैं तेरे को ब्याज नहीं दूंगा, तो एसबीआई सोचेगी कि भैया मेरे को तो फायदा लोन देने में है, तो एसबीआई लोन देना स्टार्ट कर देगी, तो वहां से आपकी मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, ठीक है, हो गया। थर्ड आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। समझो पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग, यानी खरीदना बेचना। कौन किसका खरीदना बेचना, सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, तो वो मार्केट में ट्रेड करते हैं, उनको बेचा खरीदा जाता है। तो सर बेचना खरीदना किसको, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से गवर्नमेंट बॉन्ड्स को। कौन बेचता है और कौन खरीदता है, सेंट्रल बैंक। किसको बेचती है, किससे खरीदती है, पब्लिक या फिर कमर्शियल बैंक से। तो सर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन बेचता खरीदता है, सेंट्रल बैंक। किसके हाथ में ताकत होती है बेचने खरीदने की, सेंट्रल बैंक के हाथ में। किसको बेचती है, किससे खरीदती है, या तो कमर्शियल बैंक से या पब्लिक से।
तो दिस इज कॉल्ड द मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो सेंट्रल बैंक के पास ये ताकत होती है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को पब्लिक को बेच सकती है, पब्लिक से खरीद भी सकती है, कमर्शियल बैंक को बेच सकती है, कमर्शियल बैंक से खरीद भी सकती है। अब सर इसका लेना देना क्या है, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन किस तरीके से मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को कम करेंगे या मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे, क्या रीजन है, इसका रीजन समझ के देखते हैं। सर मैं कहता हूं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर पैसा जो रखा होगा, पैसा जो रखा होगा वो कहाँ पे रखा होगा, वो तो बैंक में ही रखा होगा। पैसा जो होगा वो तो कमर्शियल बैंक में ही होगा, हाँ या ना। पैसा जो रखा होगा वो तो कमर्शियल बैंक्स के अंदर ही होगा। चाहे चाहे सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब पैसा चाहे कमर्शियल बैंक का हो तो कमर्शियल बैंक के पास होगा ही, चाहे पैसा आम जनता का हो, आम जनता का भी पैसा किसके पास होगा, कमर्शियल बैंक के पास होगा। तो मेनली जो पैसा रखा गया है वो कहाँ रखा है, कमर्शियल बैंक के पास रखा गया है। मेरे को एक बात बताओ, और दूसरी यहाँ पर है, ठीक है, दूसरी यहाँ पर है आरबीआई, सही है। आरबीआई क्या कहती है, मान के चलो आरबीआई ने बोला कि मैं जो है सेल कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ सिक्योरिटीज को, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई बेच रही है। तो उस बेचने की वजह से क्या होगा, जब आरबीआई बेच रही है तो आरबीआई के पास मनी आ जाएगा, तो पब्लिक का पैसा बैंक से उठ के आरबीआई के पास आ जाएगा, और कमर्शियल बैंक का भी पैसा उठकर किसके पास आ जाएगा, आरबीआई के पास आ जाएगा। इस वाली सिनारियो में कमर्शियल बैंक के पास क्या हो जाएगा, मनी की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, मनी कम हो जाएगा। जब मनी कम होगा तो सर लोन भी कम होगा, और लोन कम होगा तो मनी सप्लाई भी कम होगी। दोबारा समझो, यहाँ पे आरबीआई बेचती खरीदती है, तो आरबीआई ने अगर सिक्योरिटी पब्लिक को या कमर्शियल बैंक को दे दी, और सारा का सारा पैसा क्योंकि कमर्शियल बैंक में है, तो पैसा कमर्शियल बैंक से उठ के कहाँ चला जाएगा, आरबीआई के पास। कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो लोन कम देगी, लोन कम देगी तो मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी। और जैसे इसका अपोजिट भी हो सकता है, अगर यहाँ पर आरबीआई मान के चलो सिक्योरिटी को परचेस करती है, खरीद लेती है, जो कमर्शियल बैंक के पास थी, जो पब्लिक के पास थी, खरीद लेती है, खरीदने की वजह से आरबीआई को पैसा देना पड़ेगा। जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा पहुंचेगा तो उस पर पैसा इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो लोन इंक्रीज होंगे, लोन इंक्रीज होंगे तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। एक बात ध्यान रखना, जब भी मार्केट के अंदर मनी सप्लाई बढ़ रहा है इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जब भी मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम हो रहा है यानी कि डिफ्लेशन बढ़ रहा है, चीजें सस्ती हो रही हैं। कोविड के टाइम में जब इन्फ्लेशन, जब बिल्कुल मार्केट डिफ्लेट हो गया था, बिल्कुल मार्केट में कुछ बचा ही नहीं था, तो मार्केट को हमें बढ़ाना था, यानी कि इन्फ्लेशन की साइड लेके जाना था। तो हमने क्या करा था, इन्फ्लेशन नहीं, बेसिकली प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ानी थी। तो हमने क्या करा था, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई करना स्टार्ट करा था। गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ रुपए के लोन देने का वादा करा था, जिससे लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, वो खर्चा करेंगे, जब खर्चा करेंगे और लोगों की इनकम होगी, वो खर्चा करेंगे और लोगों की इनकम होगी, ऐसे करके पूरी इकोनॉमी क्रिएट हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने ये मास्टर प्लान यूज करा था। जब मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा महंगाई पहुंच जाती है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि लोगों से पैसा निकालो। जब लोगों से पैसा हम लोग निकालेंगे तो लोगों पे पैसा कम होगा, वो कम खर्चा करेंगे तो मार्केट स्टेबल हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि ठीक है लोन कम देना स्टार्ट करो, लोन कम दोगे लोगों पे पैसा कम पहुंचेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज थोड़ी सी कम होंगी। तो ऐसा यूज कर करके मार्केट को स्टेबल रखा जाता है। फिर आता है आपका लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, एलआरआर। अब एलआरआर में एक बात आपको देखो समझनी पड़ेगी, जो मैंने पहले भी बताया था कि एलआरआर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है किसके, किसके, मनी मल्टीप्लायर के। या फिर मैं बोल सकता हूं कि अगर आपका एलआरआर, हमने पढ़ा था कि अगर आपका लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ रहा है तो मनी सप्लाई, मनी मल्टीप्लाई क्या होगा, कम होगा। जब मनी मल्टीप्लायर कम हो रहा है तो सर क्रेडिट क्रिएशन भी तो कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि सर एलआरआर के बढ़ने की वजह से कम लोन जाएगा, क्योंकि ज्यादा पैसा रिजर्व की तरह रखना पड़ेगा और कम लोन जाएंगे। तो एलआरआर बढ़ा, मनी सप्लाई कम, एलआरआर कम हुआ, मनी सप्लाई ज्यादा। और यही बात यहाँ पर दे रखी है, अकॉर्डिंग टू द लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट कमर्शियल बैंक आर ऑब्लाइज्ड टू मेंटेन रिजर्व। ये हम पढ़ चुके हैं, क्लियर है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ध्यान से देखना, अब उसमें दो पार्ट होते हैं, एलआरआर के दो पार्ट होते हैं, सीआरआर और एसएलआर। देयर आर, एलआरआर के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है सीआरआर और दूसरा पार्ट होता है एसएलआर। सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, जहां पर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का मतलब, डिमांड का मतलब वो डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास जो ऑन डिमांड कमर्शियल बैंक पब्लिक को वापस करेगी, सेविंग्स बैंक अकाउंट में होता है, करंट अकाउंट में होता है।
टाइम लाइबिलिटीज का मतलब सर जो एक समय के बाद वापस करना होगा एफडी या आरडी का पैसा, तो डिपॉजिट ही होते हैं। इसको यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। तो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का एक मिनिमम परसेंटेज जो है कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो कैश रिजर्व रेशियो में पैसा कहाँ रखा जाता है? आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास। तो कैसे याद करोगे? मिनिमम परसेंटेज ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज आर केप्ट विद द टू बी केप्ट बाय द कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक। क्लियर है? अब क्या होता है कि अगर सीआरआर बढ़ेगा तो अब वही रीजन है, सीआरआर बढ़ा तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम बचेगा, पैसा कम बचेगा तो कम लोन जाएगा। तो सीआरआर बढ़ने की वजह से कमर्शियल बैंक का जो एक्सेस रिजर्व था, पैसा था, वो कम हो जाएगा और कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन पावर भी कम हो जाएगी। क्लियर है? तो क्रेडिट सीआरआर बढ़ने की वजह से क्रेडिट क्रिएशन पावर कम हो गई। एसएलआर क्या होता है? ये भी मिनिमम परसेंट ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज होता है, लेकिन इसमें पैसा जो है कमर्शियल बैंक वो खुद के पास रखती है। तो सीआरआर में पैसा कहाँ रखा जाता है? सेंट्रल बैंक के पास। एसएलआर में पैसा कमर्शियल बैंक खुद के पास रखती है, पैसा खुद के पास रखती है। तो एसएलआर में इंक्रीज होने पर देखो सेम वही है, एसएलआर इंक्रीज हुआ तो बैंक की एबिलिटी कम हो जाती है, क्रेडिट क्रिएशन पावर बैंक की क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्रेडिट क्रिएशन पावर बैंक की क्या हो जाती है? कम हो जाती है। छठा है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन। अब देखो उसे समझो, मार्जिन रिक्वायरमेंट होता क्या है? मान के चलो मेरे को एक होम लोन चाहिए। अब होम लोन के केस में आपको पता है आपको घर तो गिरवी रखना पड़ेगा। आपकी घर की कीमत है 1 करोड़ रुपए, आपकी घर की कीमत है 1 करोड़ रुपए, ठीक है। बैंक ने ये बोला कि हम 20% मार्जिन लेके चलते हैं। सर 20% मार्जिन का मतलब आप जितने रुपए की प्रॉपर्टी रख रहे हो उसमें से हम आपको 20% काट के लोन देंगे। कहने का मतलब इसका 20% 20 लाख होता है, तो 1 करोड़ में से 20 लाख काट के बचा 80 लाख, हम 80 लाख रुपए का मैक्सिमम लोन दे पाएंगे। यानी कि हम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 80 लाख का मैक्सिमम लोन दे पाएंगे, 50 लाख की प्रॉपर्टी पे 40 लाख का लोन दे पाएंगे, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 1 करोड़ 60 लाख का लोन दे पाएंगे। तो जो डिफरेंस आ रहा है ना प्रॉपर्टी की वैल्यू में और लोन के अमाउंट में, इसी डिफरेंस को बोला जाता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब ये डिफरेंस अगर बढ़ जाए, अब अगर मान के चलो मेरे को पता लगे कि मेरी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 60 लाख ही मिलेंगे, 80 लाख मिल रहे थे अब 60 लाख मिलेंगे, तो मैं कहूंगा मुझे नहीं चाहिए लोन। तो लोन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर ये डिफरेंस कम हो जाए तो लोन बढ़ जाएगा। तो वही बात है, तो डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन, कि जो लोन का अमाउंट है और मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, जो चीज आप गिरवी रखने जा रहे हो उसकी वैल्यू। तो अमाउंट ऑफ लोन और मार्केट सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू, उसके बीच के डिफरेंस को क्या बोला जाता है? मार्जिन बोला जाता है। अगर ये मार्जिन बढ़ गया तो इसकी वजह से लोन कम जाते हैं, तो बोरोइंग कैपेसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और मनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर लेकिन ये मार्जिन कम हो गया तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, जिससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जिससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और बच्चों यहाँ पर आपका मनी एंड बैंकिंग पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो बच्चों ऐसे ही हम आपके लिए अमेजिंग लेक्चर लेकर आते रहेंगे। अब जल्दी, बहुत जल्दी आपके लिए अगला लेक्चर आएगा। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।